सभी मित्रों को नमस्कार। अशोक सेक्सरिया जी पर केंद्रित एकाग्र की इस छठी कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम देख रहे हैं कि अशोक सेक्सरिया जी की चाहने वालों की कितनी बड़ी संख्या है और उनके कामों से जुड़ाव रखने वालों की भी कितनी बड़ी संख्या है। अशोक सेक्सरिया जो एक साथ कई रूपों में जाने जाते हैं, कई तरह की उनकी सक्रियताएं हैं, प्रतिबद्धताएं हैं और एक एक कर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके अधिकाधिक रूपों को आप सभी के समक्ष ला सकें। इसी कोशिश में यह अशोक सेक्सरिया एकाग्र की छठी कड़ी है और इसमें साथ आज अपनी बातचीत करने के लिए सुशीला राय जी और बालेश्वर राय जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं आप सभी की ओर से उन दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। बालेश्वर जी कलकत्ता के अपने शुरुआती दिनों से ही अशोक सेक्सरिया जिसे जुड़े रहे और ताउम्र उनके साथ रहे। 27-28 वर्षों का साथ रहा और सारे की तरह कहिए कि वे अशोक जी के साथ बने रहे। बालेश्वर जी अशोक जी की देखभाल करते थे और उतनी ही शिद्दत से, उतने ही घनत्व से अशोक सेक्सरिया जी भी बालेश्वर जी का ध्यान रखा करते थे। 2 बार बालेश्वर जी के घर पर भी वे गए। बाद में बालेश्वर जी की पत्नी सुशीला राय जी जब कलकत्ता आई तो फिर सुशीला जी के साथ भी जो एक स्नेह का भाव बना रहा अशोक सेक्सरिया जी का, वह हम सभी जानते हैं। बालेश्वर जी और सुशीला जी के दोनों बच्चे अशोक जी को दादा कहते रहे हैं और संभव है कि इस कार्यक्रम में यथा अवसर उनमें से भी कोई एक बेटे आए और अशोक जी को याद करें। तो इस तरह से इस दंपति के लिए पितृतुल्य अशोक सेक्सरिया जी का निश्चय ही बड़ा महत्व है और हम अधिक से अधिक इन्हें सुनेंगे। बाद में अशोक जी की प्रेरणा से सुशीला जी जो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना बिहार के अपने गांव से ही शुरू कर चुकी थी, कोलकाता के उन दिनों में उसे आगे बढ़ाती हैं और जैसा कि अशोक सेक्सरिया जी की आदत रही है, उनका स्वभाव रहा है, उनकी विशेषता रही है कि वे अपने आस पास के लोगों को साक्षर बनाने के लिए और साक्षर को शिक्षित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। सुशीला राय जी का जो एक रचनात्मक अवदान है, जो उनकी डायरी है, जो एक किताब के रूप में आज आप हमारे कार्ड पर भी देख रहे हैं, तो उस किताब के पीछे भी अशोक सेक्सरिया जी की प्रेरणा है। तो आइए हम इस बातचीत को आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम बालेश्वर राय जी के पास चलते हैं और उन्हें उनके शुरुआती दिनों में ले चलते हैं जब वे मैट्रिक की परीक्षा के बाद कलकत्ता आते हैं और किस तरह से उनकी पहली मुलाकात अशोक सेक्सरिया जी से होती है। आदरणीय बालेश्वर राय जी। हाँ, मैं 1980 में कलकत्ता आया था और आते ही भारतीय भाषा परिषद जो बाबूजी सीताराम जी सक्सेरिया द्वारा स्थापित भारतीय भाषा परिषद की स्थापना हुई थी, वही संस्थान में मैं लाइब्रेरी में प्यून का नौकरी आरंभ किया और करते रहे, निरंतर काम करते रहे।
हमारे जीवन में बाबूजी सीताराम जी सक्सेरिया से 2 साल उनके साथ मैंने काम किया। वे परिसर में जितने कर्मचारी थे सभी को नाम से जानते थे, सभी को नाम से कहते थे, बुलाते थे। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इतने उस समय उनकी उम्र भी हो गई थी, जो इतनी उम्र है सबको नाम कैसे याद रख पाते हैं। तो धीरे धीरे उनके 82 में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है और तब से अशोक जी दिल्ली से कलकत्ता आ जाते हैं और परमानेंट कलकत्ता में रहना शुरू करते हैं। पता नहीं उनके घर में क्या, अकेला उनके सारे परिवार थे, भाई थे, भतीजे थे, उनके भतीजे की बहू थी, लेकिन उसके बाद भी वो अलग रहना पसंद करते थे। अलग रहना इसलिए पसंद करते थे कि उनके यहाँ जो लोग आते थे उनके समकक्ष या उनके मानसिकता वाले लोग, इनके विचार वाले लोग को उनके जो भाई थे बहुत पसंद नहीं करते थे, सोचते थे जो कि इतना यहाँ भीड़ जमा के रखेगा तो ठीक बात नहीं है। इसीलिए वो अलग ही अपना स्थापित किए, जो ठीक है हम अलग से रहेंगे। तो अलग से रहेंगे, सिर्फ अलग से रहने से फिर खाना पीना का भी तो व्यवस्था है। तो 1986-87 में उनसे मेरी मुलाकात होती है और वो हमको अपने यहाँ ले जाने के लिए इतना संकोची व्यक्ति थे। मैं उस समय अकेले रहता था, बोलता आपको खाने में कितना पैसा लगता है, आपको कितना परिषद से मिलता है, आप अगर एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा तो थोड़ा ये करेंगे आप। तो इस बात को कहने वो हम अपने यहाँ ले जाने के लिए कम से कम 1.5 महीने का समय लगा था इस बात को प्रकट करने के लिए, जो मैं इनको कैसे कहूंगा कि तुम हमारे यहाँ काम करो। एक दिन आए, आधा बोलते थे फिर छोड़ जाते थे। इसका मैं एक 1994 में प्रभात खबर दीपावली विश्व सांग पे मैंने इस कहानी को, उनके साथ मेरी कैसे मुलाकात होती है, लिखा है, जो छपी भी है। उस तरह से उनके यहाँ 1986 में गए और जिस दिन मैं उनको यहाँ गया था तो 500 रुपया मुझे दिए थे, बोले यही हमारा घर है और आपको संसार बसाना है, हमारे साथ रहिए, खाने पीने का आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा है। कहने का तो मैं उनके देखभाल के लिए गया था, लेकिन बाद में उल्टा हुआ, वो मेरी देखभाल करना शुरू कर दिए, जो कैसे बालेश्वर ये होगा। कभी एक दिन उनको पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ, पूछने लगे जो शादीशुदा हूँ। बोला शादीशुदा हो, कभी बताते तो नहीं हो। फिर हम उनसे कहे कि बताने का क्या है। तो इस तरह से पता नहीं उनको कैसे न कैसे ये हो गया, जो पत्नी से बहुत खुश नहीं रहती है, या कहाँ से प्राप्त किया मुझे मालूम नहीं। तो बोला बालेश्वर तुम्हारे घर जाएंगे, माने हमारे घर मधुबनी जिला के एक मौलाहा नाम है, वहाँ रहने लगे। वहाँ उनको ले गए। जाते समय हमारे यहाँ बोला ट्रेन की उस तरह से व्यवस्था नहीं है, ट्रेन से दूर जाना होता है तो आपको असुविधा होगी, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे साथ गए, हमारी पत्नी से मिले। फिर आते जब आए तो हमको काफ़ी कुछ उल्टा सीधा कहा कि तुम्हारी पत्नी इतनी अच्छी है, तुम पत्नी से ना खुश रहते हो तो ठीक बात नहीं है। हमने कहा हमको तो बता। तो इससे क्या हुआ, वो पता नहीं किस सोर्स से पता कर लिया। हमारा एक ग्रामीण आते थे आमोद झा बोल के, शायद उस दुनिया में नहीं है, उनको उनसे पता कर लिया और इस तरह से हमारे बारे में उनके ये हुआ धीरे धीरे। हाँ, बात रह गई जब उनके यहाँ जब मैं आया तो 500 रुपया दिया था, तो दूसरे दिन अमूल्य उस समय 16.5 रुपये आधा किलो का मिलता था, जो आज शायद 350 रुपये का है। इसी सामान खरीद करके उनके यहाँ ले गया। बाद में एक टेबल था, डाइनिंग टेबल जिसको हम लोग खाने पीने के लिए कहते हैं, वो बोलता था हमारे घर से बालेश्वर जी टेबल हटा दीजिए। हमने क्यों, यहाँ तक कि पलंग भी हटाना चाहते थे, लेकिन हम पलंग हटाने नहीं दिया। हमने जमीन पर सोइएगा नहीं, आप रखिए। बोला नहीं मैट्रेस नीचे है। हमने नहीं ये नहीं होगा। घर ही हटा दिए, टेबल भी हटाना चाहते थे। फिर एक ठाकुर दासी उनके यहाँ नीचे में खाना बनाती थी, बहुत दबाव देके कहा नहीं तुम टेबल रखो, तुम्हारे यहाँ बंधु बांधव आएगा, कहाँ खाना खाए, तो तुम टेबल रखो। तो उनके दबाव में आकर, मेरे दबाव में आकर टेबल रखना स्वीकार कर लिए। बाद में टेबल बहुत काम के भी हुआ हमारे लिए। घड़ी हटा दी। बोले घड़ी का क्या जरूरत है। उनका भतीजी बोला ताऊ जी हम फ्रिज दे जाते हैं। बोला नहीं हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये इस तरह का उनका व्यक्तित्व था, जो
बेसी ताम झाम में नहीं रखना चाहते, घर को भरना नहीं चाहते थे। हाँ, घर का उनका भरा रहता था वैसे, एकदम 200 स्क्वायर फीट का, 300 स्क्वायर फीट का उनका बेडरूम था, जिसमें बीच में बेडरूम रखा था। हम थोड़ा सा चेंज करते रहते थे, कभी दीवार के साथ कर देते थे, कभी इसके साथ कर देते थे, कभी बीच में रख देते, ताकि थोड़ा परिवर्तन दिखे लोगों को। हमारे घर के सामने चप्पल खोल के घर में घुसना होता था, चप्पल का अंबार लगी होती थी। खुद उस समय अशोक जी को मैं ताऊ जी कहता था, वो टायर के चप्पल पहनते थे। उनकी टायर के चप्पल कलकत्ते में नहीं मिलती थी, तो एक चंचल मुखर्जी थे, बनारस से ले आते थे। उस समय 2-250 या 2-2.5 रुपया या 7 रुपये की चप्पल होती थी। हम जब उनको सेवा करते देखते थे तो उनसे मैं कहता भी था, आप समाजवादी बहुत ये होते हैं, दिखाने माने इतने से खर्चा करते हैं, इतने सेवा शुश्रूषा करते हैं, आप पैर को आप आराम नहीं देते हैं। टायर की चप्पल असुविधा होती है, आप टायर का चप्पल छोड़ दिए, लेकिन वो छोड़े नहीं बहुत दिनों तक। बाद में दबाव में आके छोड़े, लेकिन ये वही उनका वेशभूषा, टायर के चप्पल, पैजामा, खादी के कुर्ते, मैले कुचैले। हम सोचते थे जब आए थे तो सोचे अशोक जी को बदल देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। वो तो नहीं बदले, मुझे ही बदलना पड़ा। उन्हीं की तरह बहुत कुछ मैं भी करने लगा था। बाद में हमारे इनकी बच्चे भी, खैर वो बाद में बच्चे आए, 2000 में बच्चे आए। बड़ा वाला बेटा मेरा रविंद्र जो है 2000 में आए, पत्नी और एक छोटा बेटा 2003 में कलकत्ता उनके यहाँ आए। तो जब पहले बच्चे को मैं ले आया था तो अशोक जी बहुत नाराज हुआ था, और इतना छोटा सा बच्चा, उसकी माँ नहीं आई, आप क्या हैं, कैसे रहेगा बच्चा, आप तो चले जाएंगे ऑफिस। मैं समझ सकता था, लेकिन मुझे लगा जो कि यही मौका है अशोक जी के यहाँ, अशोक जी के साथ मेरा बेटा पढ़ लेगा। जी पुत्र मोह के कारण मैं इस बात को समझ नहीं सका। बाद में अशोक जी भी हमसे ज्यादा रविंद्र के साथ घुल मिल गया। उनको क्रिकेट खिलाना, क्रिकेट स्कूल में भर्ती कराना, पढ़ाना लिखाना, सब कुछ करना उन्हीं के जिम्मा था। मेरे साथ वो बहुत बात भी नहीं करता था, हरदम दादाजी जहाँ जो उनको जरूरत होती थी दादाजी उनको पूरा करता था। मैं तो इस तरह से धीरे धीरे उनका प्रेम हो गया। फिर मेरी पत्नी आई, तो मेरा जो मैं खाना वाना बनाता था, लोगों को खिलाता पिलाता था या सेवा करता था, तो वो सुशीला जी के जिम्मा पड़ गया। बाद में हमारे यहाँ आने वालों की भीड़, आप क्या बताऊँ आपको, हमेशा रहती थी। मेरे पास वक्त नहीं होता था, मैं उनको नाश्ता करके खाना बना करके ऑफिस चला जाता था। ऑफिस से जब शाम को आते थे तो फिर ये मेरी दिनचर्या हुआ करती थी। लेकिन सब काम एकदम सपाट स्मूथली चलता रहता था, कभी कोई ये नहीं, तनाव नहीं। वो उनके अपने खाना वो अधिकतर खाते नहीं थे, हम तो बना के चले जाते थे। दोपहर में क्या होता था, उनसे जो कोई मिलने के लिए अतिथि आते थे तो बोलता था खाना खा लो, क्योंकि खाना खाते समय बात कर रहे होते थे। बोला खाना खा लो, तो बोला नहीं हम खा लिए हैं, तुम खा लो तुम खा लो। ऐसा होता था, जो अपना खाना दूसरे को खिला करके वो बोलते थे हम खा लिए हैं, और खाते नहीं थे, क्योंकि पढ़ने लिखने से बात करने से उनके पास फुर्सत ही नहीं होता खाना खाने का भी। उस पर जब मैं शाम को आता था तो कभी समझ जाता था जो आज वो खाना खाए नहीं है। कभी मैं पूछता था जो कैसी सब्जी बनी है, बोला अच्छी बनी है। और जब ये खाया नहीं, आप बोल देते थे अच्छी बनी है। तो मैंने, आप झूठ भी बोलते हैं क्या, आप आपके बारे में तो ये है धारणा है जो आप झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आप झूठ कैसे बोल रहे हैं, जो आप खाए नहीं है बोलते हैं खा लिए हैं। क्योंकि मुझे कभी कभी जो विद्यार्थी आते थे हमारे लाइब्रेरी में आते थे, हमको बता देते थे अशोक जी के यहाँ खाना खा के हमको जबरदस्ती खिला दिए खाना खाए, बालेश्वर जी बहुत अच्छा आप खाना बनाते थे, खिलाते थे, वो शाबाशी मिलती थी हमको। और वो झूठ बोलते थे जो मैंने खा लिया। ये उनके अधिकतर ये ऐसा ही चलता रहता था। तो हम बोले अरे आप तो खाना नहीं खाए, हमको तो अमुक आदमी लाइब्रेरी में बताया। उनको तब हंसने लगते थे कि क्या करे, ठीक है दोनों बात के खा लिए हैं, आधे आधे करके खा लिए हैं। लेकिन इस तरह से उनका संसार चलता था। और अतिथि मामले में जो अतिथि आते थे इतना खुश होते थे, बाहर के अतिथि। यहाँ भी लोग जो कस्बा है जैसे कचरापाड़ा या उससे जो और उत्तर बंगाल के इनके कई मित्र आते थे। इनके यहाँ ऐसे भी मेहमान आते थे, 2-2 महीना लगातार भी रहते थे। जैसे खगड़िया से संजीव कुमार तुलसियान एक थे, आते थे तो महीने महीनों दिन रहते थे। तो उन्हीं के साथ बतियाते उतियाते। प्रयाग जी आते, पहले तो प्रयाग जी आते थे तो उनके साथ ही ठहरते थे।
रात भर बतियाते रहते, पता नहीं कब, हम तो 12-1 बजे देखते थे तो बतिया ही रहे हैं। तो फिर कब वो सोते थे, फिर जब सुबह उठते तो हमसे पहले उठ भी जाते थे। प्रयाग जी को सवेरे में उठने की आदत थी, तो गपियाना शुरू करते थे या एकदम साहित्य पर चर्चा होती रहती थी। मुझे उस समय लिखने पढ़ने का इतना वो नहीं था, शौक नहीं था। जो ठीक है, पत्र पत्रिका में लाइब्रेरी तो आते ही हमसे पूछते थे। जब लाइब्रेरी से मैं घर आता था, बोलता हंस आया है, नया हंस आया, नई पत्रिका आई है, क्या क्या पत्रिका रखते हैं, नई किताबें आई है। उनकी जिज्ञासा इतनी, हमसे कभी भी नहीं। परिषद के मैनेजमेंट पूछते थे कौन पत्रिका आए हैं, कौन किताबें हैं, लेकिन अशोक जी निरंतर पत्र पत्रिकाओं के बारे में, किताब के बारे में हरदम बताते रहते थे, जो पूछते रहते थे। जो देखिए नई नई किताब पाठकों के लिए मंगवाइएगा, नई पत्रिकाएं मंगवाइएगा, जो नहीं है ऊपर मोहर में आप लिखिएगा, उनको कहिएगा मंगवाइए, ताकि पाठक उससे लाभ उठा सके। आप जब काम करते हैं तो आपको पढ़ना भी चाहिए, समीक्षा वगैरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी में ऐसा होता है जो आप को कहेगा, बहुत से ऐसे लोग हैं, बालेश्वर जी कोई अच्छी किताबें दे दीजिए, तो आप कैसे देंगे? तो कम से कम पूरी किताब नहीं पढ़े हों तो समीक्षा वगैरह पढ़ के किताब के बारे में पता करते रहना चाहिए आपको। तो हम बोला ठीक है। तो उनके कहने से मैं पढ़ने की धीरे धीरे आदत डालते गए। नहीं तो पेपर पढ़ के मैं, कुछ अखबार पढ़ के मैं और बाद बाकी नहीं पढ़ता था। फिर पत्रिकाएं उलटने पुलटने लगा, किताबों के थोड़ा बहुत संरक्षण, उनके जो किताब कहते थे हम किताब पढ़ लो, तो उनको सुझाए गए किताबों को पढ़ना मैंने शुरू किया। कम पैसा संस्थान मिलती थी, इसीलिए सीपीएम की एक यूनियन था CITU, तो वो करते थे। इसके दरमियान मुझे पार्टी से भी जुड़ना पड़ा। तो बोला पार्टी से जुड़ते हैं, पार्टी का लिटरेचर कुछ जानते उनते हैं कि नहीं? तो कम मार्क्स का जो क्रांतिकारी है वो बोलते थे किताब पढ़ लीजिए, लेनिन पढ़ लीजिए, माँ गोरकी पढ़ लीजिए, तोस्तोस्की पढ़ लीजिए। इस तरह का बहुत ढेर सारे नाम बताते रहते थे जो संगठन के बारे में है। तो हमको कहते थे जो भी काम करो अच्छी तरह से करना चाहिए, एकदम पूर्ण करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा उनका चलता रहता था। जो भाई इस तरह सुझाए गए, जो बहुत सारी चीज़ें होती थी, जो आप निरंतर पढ़ते रहिए, लोगों को कहिए, पाठक कैसे लाइब्रेरी में आकर्षित हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें आए, इसके लिए वो हमको बताते थे, हरदम निरंतर बताते रहते थे। जो आप का काम है, इसको आप एकदम पढ़ाई लिखाई से आपको हरदम जुड़ना ही जुड़ना होगा। एक दिन वो हमसे पूछते हैं, जो बालेश्वर ये बताओ तुम कितने पढ़े लिखे हो? तो हमने कहा सर 1978 में मैट्रिक की परीक्षा दिए और चले आए। और तो क्यों चले आए, पढ़ाई क्यों नहीं की? हमने हमारी शादी हो गई, मुझे घर पर अच्छा नहीं लगा, उस समय बचपना थी। तो हम बोले, तो बोलते क्या तुम्हारी पत्नी पसंद नहीं थी क्या? हम बोला हाँ ऐसा भी था, लेकिन पढ़ने लिखे हैं तो मुझे लगा पढ़ लिख के क्या होगा, तो इसलिए मैं पढ़ना लिखना छोड़ दिया था। तो बोला नहीं नहीं, ये काम तुमको फिर से शुरू करना होगा, पत्नी के साथ रहो, एक घर लो, पत्नी के साथ रहो। इनके मेरे ऊपर इतना दबाव था, उनको लगता था पत्नी के साथ रहेगा तो उसके जो पत्नी से जो संबंध है प्रगाढ़ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मुझे बगल में ही एक घर वाला, घर देखते रहो, कुछ होगा तो कुछ करेंगे। तो एक घर बगल में ही भवानीपुर है हमारे, जहाँ हम लोग रहते थे, सोलर में और सिन्हा रोड से 1 किलोमीटर दूर, वहाँ एक घर मुझे मिल गया। तो वहाँ हम लोग एक घर ले लिए, लेकिन घर में रहे तो नहीं, रहते थे यहीं। बाद में पत्नी को 2003 में मंगवाई, तो घर में रही कुछ दिन। बाद में धीरे धीरे उनका ये रूटीन था, जो अशोक जी के यहाँ आना, वहाँ खाना वाना बना के फिर अपना घर चले जाती। बाद में धीरे धीरे उनकी एक दिन तबीयत खराब होती है, तो उनके भाई दिलीप सक्सेरिया, ये 2 भाई हैं अशोक जी, तो उनसे छोटे हैं दिलीप सक्सेरिया। तो दिलीप सक्सेरिया आए, बोले बालेश्वर, अशोक उनको पॉपी कहते थे, जो अशोक की तबीयत खराब है, पॉपी की तबीयत खराब है, और तुम जो चले जाते हो, तुम्हारी पत्नी चले तो मत जाओ, यहीं रहो, जब तक तबीयत खराब है तब तक तुम यहीं रहो। तो हम दोनों कम से कम 10-12 दिन उनकी तबीयत खराब रही, हम लोग रहे। अब बाद में फिर परमानेंट ही रह गए। तो परमानेंट रहने के बाद उनके जो मेहमान जैसे प्रयाग जी आए, तो उनको लगा प्रयाग जी को जो शायद असुविधा होगी, तो फिर होटल में, माने लॉर्ड सिन्हा रोड के अगल बगल में कई होटल है, वहाँ वो रहने लगे थे। तो उनको तो कंपनी के काम से, माने जो संस्था बुलाती थी तभी आती थी, तो संस्था उनको होटल बुक करा देते थे। और प्रयाग जी बराबर कलकत्ता आते रहते थे, साल में 3 बार 4 बार आते रहते थे, प्रयाग जी, राजकिशोर जी, और ये दोनों प्रबोध जी।
तो इन लोगों से जब बात होती थी तो सारी आते हैं साहित्य पर, लिटरेचर पर। हर कोई ऐसे साहित्य नहीं है, चाहे जर्मन साहित्य बोलिए, चाहे रशियन साहित्य बोलिए, सब साहित्य पर, अनुवाद पर, अपने मित्रों पर, माने सारी रात चर्चाएं करती रहती थी। हम तो सो जाते थे थोड़ी देर, 12-1 बजे तक, कभी जगते भी थे, बाद में सो जाते थे, लेकिन उनकी चर्चा चालू ही रहता था 2:30 बजे 3 बजे रात तक। तो प्रयाग जी को बहुत अच्छा लगता था। राजकिशोर जी जब भी आते थे उनको ये बहुत अच्छा लगता था। प्रबोध जी को भी बहुत उनके साथ अच्छा लगता था। और जो उनसे मिलने के लिए जब कलकत्ता आए अशोक वाजपेयी या निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, तो हो ही नहीं जो यहाँ नहीं आए उनसे मिलने के लिए। तो मैं तो उनको लोगों को देख के फिर उनके प्रति जो पहले वाले जो था, ये पैर के चप्पल पहनते हैं, उनका क्या मूल्य है, ये मूल्य मैंने बाद में समझा। ये तो बहुत बड़े आदमी हैं। पहले ऐसे जानते थे जो सीताराम सक्सेरिया का बेटे हैं, बड़े आदमी हैं, लेकिन फिर इस तरह से क्यों रहते थे, बहुत दिनों तक तो मुझे लगा ये ढोंग करते हैं, नौटंकी करते हैं, जब शुरू में मिले थे। लेकिन बाद में लगा जो नहीं, ये तो एकदम सॉलिड आदमी है। जो फकीर जिसको कहते हैं, हमारे साधु जिसको कहते हैं, ये सही में रियल में साधु हैं। और उनका आचरण विचार साधु वाले ही थे। अपने प्रति इतना केयरलेस थे। अगर वो बहुत गहरा कट भी जाए तो भी बने, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, या किसी को कुछ ना करने दे। दूसरे के लिए उनको आके कोई कह दे जो फलना ऐसा हुआ है, अब उनकी समस्या बना लेते थे। अद्भुत उनका जो मैंने क्या बोलेंगे, इनके जो संवेदना का तो लग रहा था कोई इनमें कूट कूट के संवेदना भरी हुई है। इतनी संवेदना वाली व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति मुझे आज तक तो कभी मिलेगा नहीं, कभी पैदा नहीं होगा। अशोक सक्सेरिया, दूसरा अशोक सक्सेरिया पैदा नहीं हुआ। गांधी के बारे में हम लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं या पढ़ते हैं, जो गांधी ऐसे थे, गांधी वैसे थे। दूसरा मुझे लगा गांधी, पता नहीं उतना मैं तो गांधी जी के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन अशोक जी के जो मानवीय पक्ष है अद्भुत थे। मैंने ऐसा तो शायद मैं अब जो बाकी के जीवन में भी मैंने देखूंगा नहीं। मेरे लिए कहा जाता है मैं उनके देखभाल करने के लिए देखभाल करने के लिए, लेकिन वो मुझे देखभाल करते। थोड़ी सी तबीयत खराब होती तो बार बार हम जिस बेडरूम में होते थे, आधा घंटे के बाद, बेटे ठीक हो, बेटे ठीक हो। मैं गहरी नींद में होता था, नींद तोड़ देते थे, तो मैं थोड़ा सा ठीक होता हूँ जी, आप क्यों इतना परेशान होते, आप जाइए ना, सोइए ना, ठीक हो। लेकिन वो कहते थे बाद में फिर आ जाते थे, मैंने सोने नहीं देते थे। इसलिए मैंने इसके पीछे उनकी ये नहीं थी, उनके पीछे उनकी जो कैसे होगा नहीं। उनके यहाँ कोई अतिथि आते थे तो उठते ही कहते थे अच्छी नींद आई, का खाना साफ हुआ। इस तरह का इनका एक स्वभाव था। पता नहीं शायद सो नहीं पाते थे, नींद नहीं आने पर कि जो मनुष्य बने, नींद नहीं आने पर क्या उसका पीड़ा होती है शायद समझते थे न क्या। इसीलिए तुरंत तो लोगों को कहते थे जो नींद अच्छी आई, आप कैसे हैं। और ये मैंने उनके जीवन में अंततः बने रहे। अपने बीमार हैं उसके बाद भी दूसरे को जाके पूछाते थे आप ठीक तो हो, आप ये तो हो। उनको उनसे मिलने वाले लोग हमेशा। और मैं उनका जो सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष था, ऊपर में जो था उनके दोस्त थे ही। एक तरफ तो बड़े लेवल के व्यक्ति, निर्मल वर्मा, अशोक वाजपेयी, कृष्णा सोबती, प्रयाग शुक्ल जैसे लोग। दूसरे तरफ जो नीचे तबके के लोग, इनके यहाँ जो घरेलू नौकर आते थे, अगर इनको पता लगता वो निरक्षर है तो तुरंत उसको बुलाते थे और कहते थे जो तुम पढ़े लिखे हो, कितने बच्चे हैं, ये हैं। और उनको कागज पेंसिल प्लेट ला देना और शुरू कर देना जो तुम हमारे यहाँ आ जाओ, मैं तुमको पढ़ा दूँ। तो जी फुर्सत का निकालो, 24 घंटा में तुम 10 मिनट आधा घंटा का निकालो, समय निकाल के तुम आ जाओ, मैं तुमको पढ़ा दूंगा। तो इसी दरमियान सबको साक्षर बनाना लगता था। वो एकदम हमारे मैंने लॉसिना रोड में क्लास खोल लिए हैं, निरक्षर व्यक्ति को भी और लेखक वर्ग को भी। माने इनके इसको कोई कहानी पाठ हुई या कविता पाठ हुई तो इनके कविता पाठ में अलका जी, शर्मिला बोरा दलान, जोबना केसवानी, संजय भारती, मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे श्रोता बन के तो हरदम रहते थे। इतने फुलफिल हमेशा रहते थे। कहीं कुछ बड़े लोग आए, बड़े लेखक आए तो अलका जी को भी बुला लेते थे, शर्मिला बोरा को भी, उनको भी, संजय भारती को भी, जो आ जाइए, प्रयाग जी आ रहे हैं, राजकिशोर जी आ रहे हैं, प्रभात जोशी आ रहे हैं।
तो हम लोग सब मिल करके उनकी बातें सुनते, इनके मन में रहता था इनकी बातें सुनेंगे तो इनके जो दायरा बढ़ेगा, इनका विकास होगा। इस तरह का उनके मन में हरदम लोगों माने अपने परिचितों के प्रति, जिनसे इनका परिचय होता है उनके प्रति वो हरदम ख्याल रखते थे। साक्षर बनाने का उनका जो अभियान था, उनके भाई के जो भाई आते थे, तुम क्या करते हो, हमारे यहाँ काम होता है, इसको तुम पढ़ाने में लगा, स्कूल खोल के रखा है। उनको डांट भी पड़ती थी इसके लिए, लेकिन वो बुरा नहीं मानता था और उसको, उस आदमी को जब तक वो साक्षर बनाए नहीं, जब तक वो कहानी पढ़ के उसको सुनाए नहीं, उनको चैन नहीं मिलती थी। हमको याद है अलका जी के यहाँ से एक विकास बोल के एक लड़का आता था, विकास महतो शायद उसका नाम था। तो अलका जी खाना वाना का भी भेजते थे ताऊ जी के लिए, तो वो आते थे तो वो उनसे बातचीत होती थी, तो पता चला जो पढ़ा लिखा नहीं है। अब क्या था, अब अलका जी को तो बताए भी नहीं, मुझे लगता है बताए नहीं हो गया उनके लिए, तुम आ जाओ हमारे यहाँ और मैं तुमको, छुट्टी कब होती है, तो बोलते 2 बजे या 2:30 बजे मुझे छुट्टी होता है, जब छुट्टी मिले तो तुम आ जाओ। और उनका क्लास करवाना शुरू कर दिए थे रोज ही पढ़ने के लिए। उसके साथ हमारी पत्नी सुशीला को भी बोलता, सुशीला तुम भी बैठ जाओ, तुम भी थोड़ा बहुत सीखो कुछ कुछ, तो वो भी बैठ जाती थी। तो उसके जो विकास का जो लेवल था सुशीला के लेवल से कम था, क्योंकि वो सीख रहे थे, वर्णमाला सीख रहे थे, उसको वर्णमाला आ जा रहा था, हो रहा था। तो इस तरह से चीजों को निरंतर उनमें खोजते रहते थे, पता नहीं मिल भी जाता था। जैसे मैं ही, मुझे लीजिए, मैं अब मैट्रिक के बाद मेरे किताबों के प्रति तो एकदम ये था, रुचि ही नहीं था, पढ़ता उतना नहीं था। बाद में रविन्द्रनाथ, शरद चंद्र, उनके कहने से बांग्ला साहित्य, आशापूर्णा देवी, एकदम ये अमुक किताब पढ़ लो तो पढ़ लाते थे, उनके दवाओं में पढ़ते थे। बाद में अच्छा भी लगने लगा, प्रेमचंद की किताबें पढ़ लो, ये कहानियां पढ़ लो, ज्ञानेंद्र की ये उपन्यास पढ़ लो। तो इस तरह से वो मुझे सुझाव देते रहते थे, पढ़ो, तुम तो लाइब्रेरी में काम हो, तुम्हारा काम भी है पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो बताओगे कैसे। इस तरह का उनका ये था। हाँ, मुझे बताने को तो बहुत कुछ है, आज जो मैं हूँ उन्हीं के कारण हूँ। एक बार ठंड पड़ती थी तो ठंड में मैं सो जाता था, चादर ओढ़ के सो गया या कम्बल ओढ़ के सो गया। तो होता था अमूमन जो सोते समय मुझे ख्याल नहीं था मेरे शरीर से चादर हट गया या कम्बल हट गया, तो नया अलमीरा से निकाल के मेरे ऊपर डाल दे। जब मैं सुबह उठूं तो देखूं ये चादर पड़ा हुआ हमारे ऊपर, यहाँ कैसे आई, तो मैं तो अलमीरा में भांज करके रखा था। तो उनको उल्टे मैं चिल्लाता था, ये चादर निकाल के मुझ पर क्यों दे दिया। तो बोलते थे बेटे तुमको अगर यही चादर खींच के उड़ाते तो तुम्हारी नींद खुल जाती, इसीलिए मैंने तुमको ये चादर अलमीरा से निकाल के। तो ये जो मैं बोलने को तो बोल देता था, बाद में फिर रोता भी था, उनको यही सोच सोच के कि क्या, किस तरह के आदमी है, प्रेम क्या होता है। मेरे माता पिता उस समय जीवित थे, अभी माँ नहीं है, पिताजी अभी भी हैं। पिता का प्रेम क्या होता है मैं उन्हीं से जाना सीखा, माने अद्भुत प्रेम। कोई चीज कहीं, मछली वो नहीं खाते थे, लेकिन एक हमारे बगल में एक दुकान खड़ा था मछली का, वो था, वो जेब में लेकर के मछली मेरे लिए आते थे। उस दिन में मुझे गुस्सा से रहा नहीं गया, बोले आप क्या करते हैं, आप खाते नहीं है, मछली मेरे लिए जेब में क्यों लाए। तो नहीं तुम तो खाते हो, तुमको खाने को नहीं मिलता है इसीलिए मैं, बोले ये तो बहुत गलत बात है, ये ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए, हाथ जोड़ के उनको। लेकिन मैं कितना भी कहूँ, लेकिन जब उस रास्ते से गुजरते थे तो जरूर ये फिर कागज में लेकर, पॉकेट में लेकर मेरे लिए आते ही थे। तो मैंने कहा ठीक है, जब ऐसी बात है तो आपके यहाँ मैं मछली तब बनाऊंगा मछली। तो बोला हाँ, तब तुम बनाओगे तुम नहीं लाएंगे। तब मुझे लगा जो मछली का गंध बहुत होती है, तो इसलिए मैं मछली नहीं लाता। तो समय मेरी पत्नी थी नहीं यहाँ, मैं मछली नहीं बनाता था। अच्छा, मुर्गा मुझे उस तरह से ठीक ठाक नहीं, तो मटन मैं लेता था। मटन बोलते थे जो ये मटन आता था, बोला आप घर में खाएंगे या मटन खाएंगे, आपके लिए दाल भात बनेगी, ठीक नहीं है। तो मैं मांस खा सकूं, इसलिए उन्होंने दिन में खाना रविवार को अपने बड़ी बहन के यहाँ खाना खाने चले जाते थे, जो मैं इडली डोसा वहां से खाते। जब उनकी बड़ी बहन चली गई तो अपने भतीजे के यहाँ, मुन्ना सौरभ गौरव के यहाँ जो इडली डोसा खाए, ताकि हम लोग खा सके। मांस, या जो शुरू के दिनों में तो मैं मांस ही अकेले रहते थे तो मांस ही बना लेता था, दोनों टाइम खा लेते थे। लेकिन बाद में जब मेरी पत्नी आ गई तो फिर बनाने लगी। तो मेरा बेटा छोटा वाला जो था, वो उसको डोसा बहुत पसंद था, तो वो जाते थे, उनके लिए नीचे से डोसा आ जाता था। तो एक ही आता था, तो
उसको उनको बोलता था, वो खाता नहीं था, बोलता नहीं नहीं नहीं, तो वो बोलते थे दादाजी आपको उसको खाने का मन होता था, बगल में एक सस्ता मिलता था, बहुत महंगा नहीं था, इडली डोसा। तो दादाजी आपका सिगरेट तो लाना है ना, हमको तो जाएंगे सिगरेट लाने के लिए। तो उनको जाते थे तो बोलता ठीक है लो ये 20 रुपया का, उस समय 20 रुपये डोसा सर मिलता था, ये 20 रुपया लो, तुम डोसा खा के हमारे लिए एक सिगरेट लेके आना। तो जब उसको रविवार को जानता था, अपना घर में भी खाए, अलग से दादाजी से पैसा ले करके वो डोसा भी खाए। तो हमारी पत्नी को बोलती थी, जो सुशीला को बोलती थी, ये तुम्हारा जो छोटा वाला बेटा अवनिंद्र है ना, एकदम फ्रॉड है ये, देखो कैसे कैसे वो रचना रचता है। हाँ हा करके खूब हंसी मजाक होती रहती थी। बोला ये फ्रॉड है, बाद में फ्रॉड निकलेगा, देखो इसको डोसा खाने का मन है तो हमको किस तरह पटिया रहा है। बोलता दादाजी दादाजी आपको तो सिगरेट लाना है, तो लाइए ला देता है। उसको पता है जो 20 रुपया देगा डोसा खाएंगे, और उसे चटकारे के साथ वहां से उस दुकान से खा के आता था। तो उसको बहुत जब आते बोला जानते हैं ये फ्रॉड है, उसके लिए कहते थे फ्रॉड है। तो हम बोला फ्रॉड कहते फ्रॉड में सही में आपका ये लग जाएगा तो बन भी जाएगा, फ्रॉड मत कहिए, अच्छा नाम बोलिए। राजकिशोर जी कहते हैं ना, जो अच्छा नाम बच्चे को रखना चाहिए ताकि रोशन करे, अच्छा नाम ही नाम का वो करता है, तो कहीं नाम का प्रभाव ना पड़ जाए, आप कहते हैं। तो अच्छा ठीक है नहीं करेंगे, उनके मुंह से कोई भी आए तो फ्रॉड ही निकले, जो ये फ्रॉड। अच्छा ये उनका फ्रॉड के पीछे ये कहानी थी। तो इनका बाद में 2003 में हमारी पत्नी आई, तो उनसे उनकी बातचीत हुई, बोले घर पर भी थे तब भी एक चिट्ठी लिखते थे, और चिट्ठी जब वो लिखती थी बोला तुम दूसरे से चिट्ठी नहीं लिखवाओगे, तुम खुद चिट्ठी लिखो। चिट्ठी लिखकर जो चिट्ठी में वो गलती लिखती थी, चिट्ठी सुधार के दूसरे चिट्ठी के साथ फिर उसको वापस लिफाफे में करके भेज देती थी, और बोलते थे उसको तुम देखना। तो उसको लिखने में थोड़ी देर लगती थी। तो इस तरह से गांव से पढ़ाई लिखाई का काम उसका चलता रहता था पहले, मैंने 2003 के पहले। जब 2003 में आ गई वो, तो तब तो बोला ऐसा है, एक डायरी और पेन दी जो इसमें तुम क्या सोचती हो, कब आई, दिन भर क्या करती हो, ये सब लिखो। तो शुरू में बोला और तुमको हम अभी देखेंगे नहीं, जब डायरी भर लोगी तब हम देखेंगे, लेकिन रोज तारीख देके लिखना। तो वैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने किया। लिख जब पूरा डायरी हो गया, लिख ली, तब देख करके कहते अरे वाह, उसको शाबाशी दी, अरे तुम तो उपन्यास लिख लिया, तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, तुम ये। फिर संजय भारती से अलकाई से बात उठ करके बोला ये तो कमाल कर दिया सुशीला ने, हमारे सुशीला ने कमाल कर दिया, ये करके फिर उसको संजय भारती और दोनों मिलकर उसको पांडुलिपि अभी भी है, उसको सुधार उधार करके ठीक ठाक से एक किताब के रूप में 70-75 पेज का किताब हुआ, और काफी पढ़ी गई, हाथों लोग बिक भी गया, किताब अभी तो है भी नहीं। तो इस तरह से, लेकिन बाद में बोला कहानी लिखो, तुम लिखते रहो। एक बार तमिल वाले लोग, तमिल में जब उनका किताब का अनुवाद हुआ, इसी किताब का पंजाबी में तमिल में अनुवाद हुआ है, तो जब अनुवाद हुआ तो उनको बुलाए थे जो लेकर के ये करने के लिए। तो हमको बोला तो हम तो नहीं गए, तो अशोक जी के साथ ही ये लोग गए। तो इसके लिए ताली बजाने की बात आई, वो बैठी थी डैश पर, बोला जो सुशीला के लिए ताली बजाए, तो वो भी ताली उठ के बजाने लगी, तो थोड़ी हंसी मजाक समझ नहीं पाई। तो बाद में उसको कहीं न कहीं जब सब हंसने लगा तो लगा जो कहीं हमसे भूल हो गई, तो उस समय तो उसको समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में वो समझी, जो उनको अशोक जी बताए तुमको उठना नहीं चाहिए था। तो बोला हम तो समझे नहीं वो क्या बोल रहे थे, तो इसलिए जब सब लोग ताली बजा रहे थे तो हम भी ताली बजाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से सुशीला जी के साथ इसका उनका चलता रहा, जो लिखाई पढ़ाई की बातें भी होती रही। कभी अलका जी आए तो उनको बुला ले, जो सुशीला तुम भी आओ, कभी शर्मिला बोला, कभी बेबी हलदार आए, या ऐसे जो बाहर के लेखिका आई तो उनको बुला ले सुशीला को, जो तुम भी बैठो, ताकि उनको लगे जो बात सुन करके उसके मन में ये होगा। तो इनके प्रति हरदम ही उनके मन में एक तरह का वो चलता रहता था कि उसका विकास हो, कुछ सीखे, कुछ जाने, या हम लोग कुछ जाने, बालेश्वर कुछ जाने, उसका बेटा वगैरह कुछ जाने। तो हमारे हमसे तो बराबर झगड़ा, निरंतर झगड़ा। तो क्योंकि मैं कहता था उनको,
सुशीला जब आई तो सब कुछ संभाल लिया, तो मैं तब तो झगड़ा शायद मेरे से उतना नहीं होती रही, पहले होती थी। जो आपके अगर भारत वर्ष का वित्त मंत्री, फूड मंत्री बना जाए, गृह मंत्री बनाए, तो हर बच्चे के हाथ में कटोरा। बोला क्यों? तो वह आपको सामान रखेंगे नहीं तो कैसे किया? हम उनको पिंच करते रहते थे। जो सिगरेट उतने पीते थे, माने पूछिए मत, जो सिगरेट पीते थे, दिनेश दा आते थे तो हमको कहते थे ए सीपीएम इधर आओ, तो हम जाते थे। तो हम बोला हमको तो आप सीपीएम मार्क्सवादी कह के चिढ़ाते हैं, और आपके जो कार्यकर्ता हैं इतने पैसे में आग लगाते हैं, आप इनको क्यों नहीं कहते? तो ये बात मैं जानबूझ के कहता था, ताकि पिंच करेंगे, उनको किसी दिन लग जाए तो सिगरेट छोड़ दे। जो दिनेश दा ये तो 20 सिगरेट पी जाते हैं एक दिन में, वो बोलते थे नहीं नहीं 10 पीते हैं, नहीं कि झूठ बोलते थे, 20 पीते थे, लास्ट तक वो पीते रहे सिगरेट। जो तो बोले अशोक जानते हो इस छोकरा के कारण मुझे सिर नीचा करना पड़ता है, तुम सिगरेट छोड़ दो, ये नहीं तो छोकरा के कारण मुझे सिर नीचा होकर लॉर्ड सिनारे से जाना पड़ता है। और जब भी दिनेश दा आए तो वो मुझे बहुत मानते भी थे, प्रेम करते थे मुझसे, उनको चाय नाश्ता सब कुछ कराए भी, लेकिन ये बात उनको झगड़ा भी करे। आपके पार्टी के जो ये कार्यकर्ता हैं आदरणीय अशोक सक्सेरिया जी 20 सिगरेट पी जाते हैं, और इतने में तो 2 आदमी खाना वाना खा लेगा, तो वहां तो आपका समाजवादी काम नहीं करता है, और हमको आप कहते हैं मार्क्सवादी, तो इससे अच्छा थी तो मार्क्सवाद है, खराब क्या है? इस तरह से उनसे नोक झोंक होते रहते थे। बाद में जब दिनेश दा चले जाते थे तो अशोक जी मुझे कहते थे बालेश्वर जी आप क्या समझते हैं, हम सिगरेट नहीं पीना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं पीना चाहते, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छूटता नहीं। मैं भी इस बात को जानते थे, जो एक बार शिकार हो जाए किसी नशे का तो बहुत कठिन होता है। लेकिन हम बोले आप कम तो कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ होता ये था, जब वो लिखने का काम करते थे तो उनके सिगरेट पीना बढ़ जाता था, और लिखने वाला काम उनके पास तो पांडुलिपि कभी दिल्ली से, कभी भोपाल से, कभी यहाँ के लोकल आते ही रहते थे, सबको ठीक करना होता था, कभी मेरा, कभी सुशीला का, कभी किसी का। तो उसमें क्या होता था, उनका सिगरेट पीना बढ़ जाता था। तो ये उनका मजबूरी भी थी। बीच बीच में हम कहते थे आप तो अच्छा कारखाना खोल रहे हैं लेखकों की, लेखक के हमारे यहाँ लॉर्ड रोड में कारखाना। हम लोगों को कहते भी थे, जो हमारे यहाँ अतिथि आते थे, प्रयाग जी या शिवानंद तिवारी जी या जो भी आते थे, बोला हम बोलते थे आपको पता है अशोक जी लेखक का कारखाना खोले हैं, यहाँ लेखक पैदा होते हैं। अब जैसे हम भी लेखक हो गए हैं, हमारी पत्नी भी लेखक हो गए, हमारे बेटे को भी लेखक बनाना चाहते हैं, सारे लेखक का ये माने यहाँ से लेखक पैदा हो रहा है हमारे लॉर्ड रोड से, और ये अशोक जी बना रहे हैं। तो कभी प्रयाग जी हा करके हंसते थे, बोला ठीक कहते हो, बोला इनका स्वभाव है। ये भी कभी अशोक वाजपेयी को भी मैं कहता था सर ये ऐसे करते हैं। रमेश चंद्र शाह आते थे तो उनको कहते थे, कभी उनकी बेटी राजूला, संपा, ज्योत्सना जी वगैरह को मैं कहता था, जब आते थे ये लोग भी रहते थे 2 दिन 4 दिन 5 दिन रह के एक पिकनिक बना के हम लोगों के साथ जाते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा था जब वो लोग आते थे, बातचीत होती थी निरंतर उनके साथ, इतने बड़े लोगों के साथ रहना। तो कभी कभी तो मैं सोचता हूँ जब मुझे भारतीय भाषा परिषद में नौकरी नहीं मिली, मैं ऐसे इनके साथ नहीं मिलता तो मैं स्याह सफेद नहीं समझ में आता। आज के दिन में मुझे स्याह सफेद समझ में आ रहा है कि क्या स्याह है और क्या सफेद है। लेकिन अगर नहीं यहाँ उनके से मुलाकात होती तो मैं ये सब बात नहीं समझती। पता नहीं कहीं किसी गाड़ी उड़ी, शुरू में जब 80 में आया था तो 81 में लाइसेंस बनाया था, जो यहाँ नौकरी इतना कम मिलता था, 150 रुपया मिलता था, उसमें क्या होगा, गाड़ी चलाऊंगा। लेकिन ये नौबत नहीं आई, धीरे धीरे उसी में रह गया। कहता है ना जहाँ लिखा होता है। आज मैं 41 साल मुझे काम करते हो गया है भारतीय भाषा परिषद। तो जो भी हो, अशोक जी को इसमें बड़ी, आज मैं लाइब्रेरियन हूँ इसमें अशोक जी के कारण ही है। अगर मुझे पढ़ाते लिखाते, बाद में कुछ दिन बाद 92 में मैं इग्नू से मुझे कहा तुम फॉर्म भरो। हम तो मैट्रिक के हैं तो फॉर्म कैसे बनेगा? बोला नहीं, उसमें एक प्रावधान है, जो अगर तुम एक कंपटीशन उनका होता है, अगर उसमें तुम उत्तीर्ण हो गए तो डायरेक्ट तुमको बीए में एडमिशन ले सकते हो। तो उन पढ़ाना शुरू किए, पढ़ाना ये सवाल उवाल हमको नियमित जैसे टीचर पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते रहे। और बाद में मैंने वो परीक्षा भी दी, उसमें अच्छा नंबर भी आया मुझे। जब एडमिशन दिया तो सब विषय में परीक्षा दिया, पास हो गया, लेकिन अंग्रेजी में अटक गया मैं।
बोले अंग्रेजी तो कुछ भी नहीं, मैं बैठूंगा परीक्षा में कैसे, अंग्रेजी तो मुझे एकदम नहीं आती है। तो बोला नहीं एक बार बैठो देखते हैं, लेकिन मैं अंततः बैठा नहीं अंग्रेजी में, और इसका नतीजा ये हुआ जो मैं अंडर ग्रेजुएट ही रह गया। लेकिन लाइब्रेरियन तो बन गया, लाइब्रेरी में काम उनके कारण से डर भी बना रहता था, जो भाई अगर कुछ बात होगी तो उनको बुरा लगेगा, तो मेरे ऊपर भी दबाव था एक लोग लग जाएगा, तो भाई कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो अशोक जी को मेरे कारण नीचा होना पड़े, या तो मैं इस अपने को अशोक जी को ध्यान में रख के अपने को सुधारने में हमेशा ध्यान रखता, जितना कर सकता था। पैसे कम मिलता था इसलिए मुझे तरह तरह के चीज करनी पड़ती थी, जैसे इन्वेस्टमेंट का मैं काम करता रहा, फिर उस तरह से बहुत सारे ऐसे कामों में संलग्न हो गया। कभी कोई चेन बिजनेस का हुआ उसमें ज्वाइन कर लिया, तो उससे क्या होता, पैसे तो हो जाता था, लेकिन जो हमसे नीचे वाले लोग होते हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता था। बाद में एक बार तय किया कि नहीं मैं चेन बिजनेस कभी नहीं करूंगा। लेकिन कम पैसे जिनको मिलता है उसमें आदमी की जो छटपटाहट होती है, उस इस प्रक्रिया में मैंने ये सब सारे बहुत जो काम नहीं करना चाहिए वो काम में भी जुटा रहा, लेकिन हरदम ये ख्याल रखा जो मेरे काम से अशोक जी को कभी भी सिर नीचा ना करना पड़े, तो ये इसका मैं एकदम ध्यान रखता था, एकदम ध्यान रखता था। और ये जो हमको खाना खाए कि नहीं खाए, ठीक से टिफिन ले जाना, हम क्या करते थे जब हम 10 बजे वहां से, हमारी ड्यूटी 11 बजे होती थी, 10 बजे 10:30 बजे पौने 11 बजे मैं खा जाएगा, अब 2 घंटे बाद मैं क्या खाऊंगा, तो छोड़ देते थे। तो अशोक जी बोला जो नहीं ये काम कीजिए, मैं टिफिन ले जाऊं, इसके लिए उन्होंने क्या किया सुनिए। वो कहते हैं जैसा है मुझे 2 रोटी बना के जाया करो, मुझे भूख लग जाती है। तो हम बोले अच्छी बात है बना देंगे, और एक काम करो ना तुम हमारे लिए 2 रोटी बनाओ, तुम अपने लिए भी 2 रोटी बना दो। हम बोले अच्छा ठीक है। अच्छा हम 2 रोटी बना के 2-3 रोटी बना के सब्जी ले जाते रहे टिफिन में, लेकिन अशोक जी के लिए जो 2-3 रोटी ले गए, 1-2 दिन खाए उसके बाद कभी टिफिन नहीं किए। हम बोले आप तो बोलते हैं हम खाएंगे, आपको भूख नहीं लगती है क्या? बोला हाँ समय नहीं मिला, लेकिन वही बाद में हम लोग रात में खा लेते थे, लेकिन वो या किसी को खिला देते थे, लेकिन वो खाते नहीं थे। मैं टिफिन निरंतर रेगुलर, आज भी मैं उन्हीं के आदत से घर से टिफिन ले जा रहा हूँ, तो इन्हीं के आदत बनाई हुई है कि मैं टिफिन ले जाऊंगा। तो ये मैं भूखा नहीं रहूं, मैं मुझे कुछ पेट में कुछ आना चाहिए, इस तरह का उनकी हरदम सोच रहती मेरे प्रति। देखो तुम टिफिन ले जाओ, ठीक से खाओ, शाम को कुछ नाश्ते उसते भी ले लो। तो आते ही जब मैं आता था तो घर में देते थे बेसन, कभी तो कोशिश करते थे जो सारे दिन जो लोग आते थे उनसे मिल के चाय पी करके जो बेसन में रखे थे, कभी कभी वो खंगाल करके टांग देते थे, तो वो मुझे मेरे लिए और असुविधा होती थी, मैंने परिश्रम ज्यादा पड़ जाता था, क्योंकि सूख जाता था तो छूटता नहीं था। तो हम बोलते आप क्यों धोते हैं बेसन में? बोले बेसन पूरा भर गया था तो क्या करते। हमने तो भी रहने दीजिए, आप काहे की चिंता करते, आप काहे धोते, हम आएंगे। अच्छा कभी कभी मैं जब थक के आता था तो गुस्सा भी उठता था, जिस तरह से उटपटांग बर्तन रखा होता था। कभी कभी फिर सोचते थे मैं इन पर क्यों गुस्सा हूँ, क्या ये तो कितना मैं स्वार्थी हूँ, ये बेचारे तो खुद खाना नहीं खाते हैं, दूसरे को खिला देते हैं, उन पर मैं क्यों गुस्सा हूँ। तो फिर खूब चाय बनाते थे, दूध में अमूल्य का हम लोग चाय पीते थे लॉसिना रोड में। उनके दूध नहीं आता था, अमूल्य को ही जब उनको कभी पीना हुआ तो अमूल्य दूध ही कभी दे दिया, हल्दी दूध, इस तरह से कम ही लेना होता था, पीते नहीं थे, जिद्दी थे, लेकिन अमूल्य दूध का ही चाय बनती थी। तो इस तरह से उनका बालेश्वर को कम से कम भार पड़े काम का, वो अपने जाने में करते थे, लेकिन वो काम को मुझे दोबारा करना पड़ता था क्योंकि जूठा सब कुछ रह जाता था। कभी कभी तो कुछ ऐसे भी लोग आते जो खा पी के बर्तन वर्तन धो धा के चले जाते थे। हमारे किचन में सभी को अलाउ था जो किचन में जाके चाय बनाओ, चाय बना के उनको भी पिलाओ, अपने भी पियो, ये इस तरह का थे। अलका जी आते थे तो जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ चाय बना के कुछ नाश्ते उस्ते करके लाती रहती थी बराबर। लेकिन और खैर इस तरह से चीज़ें उनके साथ उनके घर में बरसों बरस तक चलता रहा। अशोक जी अपने बारे में एक ठाकुरदासी थी, ये भी अद्भुत प्रसंग है। ठाकुरदासी इनका पिताजी का लाया हुआ जब छोटी थी ठाकुरदासी तो बांग्लादेश की थी, तो ठाकुर सीताराम बाबूजी ले आए, उन्हीं के साथ वो काम करते थे। जब वो वृद्ध हुई तो उनके बाईपास सर्जरी हुए,
तो उनको देखने वाले कौन था, वो मदनपुर के रहने वाली थी, उनके पुत्र नहीं, शादी नहीं था, उनका भाई वगैरह का संसार था। तो अशोक जी सारी रात दिन में कई बार जाना, हॉस्पिटल बगल में ही पीजी हॉस्पिटल है, वहाँ जाना, उनको देखभाल करना, उनको ले आना, उनको बार-बार घर में देखभाल करना। नीचे के थी, माने नीचे में खाना बनाती थी। नीचे वाले को, उनके भाई लोगों को इतना नहीं परवाह, लेकिन उनको ज़्यादा परवाह, जो ठीक हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, ठाकुरदासी खाई कि नहीं। ठाकुरदासी हमको कह जाती थी जे देखो अशोकेर आदत आछे, वो जबरदस्ती खावाबे, वो बोलबे ना 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 खाबो ना, तबे जबरदस्ती देबे तबे खाबे। ये बात सही है, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन शुरू में ही उन्होंने मुझे बता दिया था 2-3 महीना बाद। तो मैं उनको जबरदस्ती, मैं उनके खाने के लिए जानता था जो किस तरह से वो खाते हैं, तो मैं जबरदस्ती खिलाते, नहीं खाइए, खा के जाना, खाइए, तो उस तरह से खिला देते थे। अच्छा, अलका जी से या कहीं और जगह से कभी मिठाई आती थी, कहीं से आता रहता था हरदम, तो दिन भर मिठाई नहीं खाएंगे, इसलिए नहीं खाएंगे जो कोई आएगा तो उसको खिलाएंगे, और जब रात में होगा तो सब का सब खा जाएंगे। हाँ, तो ये इनको मिठाई से बहुत प्रेम होते हुए भी जो दिन में लोग आएंगे तो खाएंगे, और रात में जब बच जाएंगे तो खा लेंगे, इस तरह की उनकी माने मिठाई के प्रति आकर्षण था। कभी कभी तो मेरे लिए मिठाई ला, सुबह उठते थे, बालेश्वर माफ कर रहा, हम लोग क्यों, क्या बात हुई है, तो तुम्हारे लिए जो मिठाई रखी थी उसको भी मैंने खा लिया। हमने तो अच्छा ही तो किया, खा गए तो ठीक है, खा गए तो अच्छी बात है, खा लीजिए। अच्छा, दिन में जब मिठाई आती थी, जब मेरे जाते हुए कभी कोई कहीं से आया, तो हम बोलते थे क्या आप ही के लिए आता है, हमारे लिए भी तो आता है, क्या करे, रहा नहीं जाता है, लोग आते रहते तो देते, तुम तो अपने घर के हो, तो हम लोग घर के हैं, तो आप, हम रोज मिठाई ले आएंगे आपके लिए, ठीक है ना, तो आप भी खाएंगे, मैं नहीं, नहीं मिठाई तो इतना आती रहती है, मतलब अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से नोक झोंक मुझे चलता रहता था, झगड़ा भी होते थे उनसे भयानक, हमसे झगड़ा हो गए या हम नाराज हुए तो अलका जी को, संजय भारती को तुरंत फोन करते, देखो बालेश्वर हमसे नाराज है, या बालेश्वर ऐसा बोला। एक दिन हम कह दिए थे, जब क्रिकेट रविंद्र को भर्ती करा दिए, हम बोले वो बहुत महंगा खेल है, इसको क्यों करवा देते। अब इसको देखे पढ़ने में कम मन लग रहा है, क्रिकेट में दादाजी से गपियाने में ज़्यादा व्यस्त रहते थे, तो पढ़ाई, उनका रिजल्ट खराब आया, प्रिंसिपल हमको डांटा, जो पहले इतना पढ़ने में अच्छा था, अब धीरे धीरे वो ये कर रहा है। तो आके मैंने गुस्साया, जो आपके कारण रविंद्र जो है खराब बर्बाद हो रहा है। पता नहीं, वो मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था, प्रेम भाव ही कहा था, क्योंकि जैसे माँ को कहते हैं ना, हम अभी इसकी माँ को कहते हैं, तुम्हारे कारण दोनों बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तो जैसे कहा जाता मैंने वैसे ही कहा, लेकिन वो दिल पर ले लिए, और संजय भारती को फोन भी किए, अलका जी को भी फोन किया, पता नहीं अलका जी को आज याद है कि नहीं, जो बालेश्वर हमको कहा था हमारा बेटे को बर्बाद कर रहे हैं, बताइए इसके बेटे को हम बर्बाद करेंगे इस तरह से। हम बोले बाद में, नहीं नहीं ऐसा नहीं था कहना मेरा, माफी चाहता हूँ, ऐसा नहीं, मैं इसलिए नहीं कहा था, लेकिन वो आजकल पढ़ता नहीं है, आप कहिए उसको, हमारा तो सुनता नहीं, आप ही इसको कहिए तो शायद सुने। अब बाद में तो फोन वोन आ गया, उसके कारण भी पढ़ाई में ढीला उला बच्चे करने लगे बड़ा बड़ा। तो इस तरह से हमारे गाहे बगाहे बीच बीच में नोक झोंक होती रहे। हमारे यहाँ, हम तो भारतीय भाषा परिषद में लाइब्रेरी में थे, तो हमारे यहाँ भी पुरस्कार की परंपरा है, जो पुरस्कार देते हैं, हम लोग साल में 11 लेखक को देते हैं, तो वहाँ लेखकों से मुलाकात होती थी या देखते थे, हैं जो बड़े बड़े बहुत, अरे निर्बल बना का पढ़ते हैं, निर्बल बना कैसे होगा, लेकिन मेरे लिए अशोक जी के कारण ये सब ईजी हो गया था, क्योंकि अशोक वाजपेयी को पता है, अशोक वाजपेयी का कि लेखक से जो एक होता है, क्या प्रयाग जी के कविताएं लोग पर देखने के लिए, पढ़ने के लिए, उस तरह के लोग ललायित रहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो घर की बात है, जो भाई ठीक है। तो इस तरह का मैं बहुत भाग्यशाली अपने को मानता हूँ, जो बड़े बड़े लोगों से मेरा परिचय अशोक जी के कारण रहा, और उसका लाभ भी मिलता है। मैं कहीं भी छपने भेज देता था, छप जाता था। इसका कारण ये भी मैं समझता था कि मेरे उसमें प्रतिभा है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सारी जगहों पर अशोक जी के मित्र होते थे, चाहे नवभारत अंश कह लीजिए, चाहे जनसत्ता कह लीजिए, जहाँ जो भी, चाहे प्रभात खबर लीजिए। हरिवंश को एक बार बिना अशोक जी के कहे कहानी, जब उनसे मेरी पहली कैसे मुलाकात हुई, उस पर मैंने एक कहानी लिखी थी 1994 में, प्रभात खबर दीपावली भी में छपी है। तो अशोक जी को बिना कहे मैंने हरिवंश जी को भेज दिया। हरिवंश जी कहानी को
छाप दिया जैसे तस। लेकिन उसमें मुझे लगा, अब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है बहुत सुधार की जरूरत है। शायद अशोक जी के नज़र से गुजरते तो बहुत ही अच्छा होता, वो कहानी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं कभी दोबारा उस पर फिर से लिखूंगा। तो अशोक जी के काल में जहाँ लिखता पढ़ता यदि रहता तो मुझे लगता है जो मैं इतने साल बिताया, मैं कुछ हो सकता था, लेकिन क्या पता, मैं मेरे अकर्मण्यता के कारण मैं उस काम को नहीं आगे बढ़ा सका, या मेरे भाग्य में नहीं था। अब क्या कहूँ उसको, संतोष तो भाग्य से ही करूंगा, नहीं तो करने को मैं कर सकता था। हमारे जैसे कई लोग लाइब्रेरी में देखे, बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, सब कुछ किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो कभी कभी अब अखरता है, जो करते तो अशोक जी जैसे। कई लोग कहते भी थे जे, अरे दिनेश दा कहते, अरे तुमको तो पारस मिला है, अशोक जी जिसको टच कर दे, वो भी पत्थर पे भी टच कर दे तो पारस मिल हो जाएंगे, तो तुमको तो एकदम मनी है मिला है, तुम उसको लाभ उठाओ। लेकिन सभी लोग कहते रहे, प्रयाग जी भी आते रहे तो कहते रहे, लेकिन अशोक जी का हरदम मैं आगे बढ़ूं। प्रयाग जी को कहते, जो बालेश्वर को चिट्ठी लिखो, तुम इसको लिखने का कुछ असाइनमेंट दो। राजकिशोर जी को कहते, प्रबोध जी को कहते, हरदम रमेश गोस्वामी जी को कहते जो उसको चिट्ठी लिखो। और पत्र लेखन के माध्यम से भी मुझे पढ़ाना लिखाना चाहते। मेरे पास जो पत्र है ऐसे लोगों का, मैंने आज पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ही रोना आता है। ये सब अशोक जी की कृपा रही है, जो बहुत कुछ ऐसे ऐसे पत्र पढ़। तो ये पत्र को देख के कभी कभी लगता है मैंने जीवन में बहुत कुछ नहीं किया। अगर चाहता तो कर सकता था, लेकिन पत्र मेरे धरोहर है। मेरे सुशीला जी, बालेश्वर जी, बालेश्वर जी का इस तरह से भाव विह्वल होना हम लोग समझ सकते हैं। आप भी प्रभावित हैं। हम सभी लोग जो अशोक सुखरिया जी से जुड़े हुए लोग हैं या उनके लेखन से जुड़े हुए लोग हैं, और इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तमाम तरह की स्मृतियां आ रही हैं। मुझे अंदाज था और लोगों को भी अंदाज था कि बालेश्वर जी को कहीं न कहीं तो यह अनुभव होगा और आंखों में आंसू आएंगे। फिर भी बालेश्वर जी ने बहुत ही अपने आप को संभाल कर जो है यहाँ बात रखी है। हम उन तक पुनः आएंगे। सुशीला जी अभी आपके पास आते हैं, और आप भी आई, कोलकाता आई और 2000 के बाद आई, तो उस समय के कुछ शुरुआती अनुभव आप भी बतलाएं शीला जी। उसके बाद हम पुनः बालेश्वर जी के पास आएंगे। सुशीला जी, शुरुआत से ही चलते हैं। हाँ, 2003 में कलकत्ता आई तो वहाँ डायरेक्टर बाबूजी के यहाँ लड़सिना रोड नहीं आई, भवानीपुर में जो वो घर लिए थे मेरे पति, वहाँ रहे। तो बाबूजी वहाँ मिलने आए हमसे, तो वहाँ आके हमसे मिल के जाने लगे। बोले बेटा तुम यहाँ भी आओगी मेरे पास, जहाँ हम रहते हैं वहाँ तुम आना जाना करोगी। तो धीरे 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 वहाँ जो है छोटे बेटे के लेके जो है जाने लगी उनके पास। तो वहाँ दिन भर रहती थी, उनका खाना वाना बना के उनको खाने के देने के बाद घर सबके साफ सफाई करने लगी। तो उनके यहाँ जो जो आने लगे उनको दिखाने लगे, देखो हमारा घर का कितना बदलाव हो गया है, कितना साफ सुथरा ये करती है पूरा। हम सिगरेट भर देते हैं, इधर सिगरेट के कचरा रहता है, उधर रहता है, उधर रहता है, ये पूरा साफ सुथरा करती रहती है। इस तरह से जो आते थे पूरा सभी को दिखाते थे, देखो हमारा घर जो एकदम चमचमा रहा है, इतना दिन भर खटती है। हमको आके कहते थे बेटा तुम दिन भर काम करती हो, तुम आराम करो, कुछ खाते रहो। कहीं जाते थे
तो सिगरेट के बहाने नीचे उतर जाते थे, तो वहां से जो है कुछ लेके आते थे मेरे लिए, लो ये तुम खाओ। पूरा एकदम ध्यान रखते थे। फिर पढ़ाई लिखाई के बारे में कहते थे, जो टाइम मिलता है तो टाइम निकाल के तुम मेरे पास आओ, हमसे कुछ सीखो। वहाँ ये अलका जी आती थी, उनको कहते थे जो कि मैंने इस तरह से ये इतना काम करती है, बच्चे को संभालती है। इस तरह से धीरे 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 सभी से परिचय, जो उनके घर आने लगे सब लोग, उनसे भी बातचीत कराने लगे। चाय बना के कहते थे, चाय बना के लाओ, आओ बैठो सबके साथ। सब लोग बैठते थे, परियाग जी आते थे, कभी वो पुष्पेश पंत जी आते थे, उन लोगों के साथ उनका बातचीत, हमको बोलते थे बैठो तुम सबके साथ बातचीत करो, सुनो। अपने लिए भी चाय, अपने लिए नहीं लाती तो कहते थे अपने लिए भी चाय लाओ, बैठो मेरे पास, यहाँ जो है बातचीत करो। सब लोग आते थे, तो उनके कृपा से सब बड़े से बड़े लोग सब आने लगे। सबसे हम लोगों का की बातचीत होने लगी, भेंट मुलाकात होने लगी। धीरे धीरे मैं सोचने लगी कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे इनके पास इतने बड़े बड़े लोग सब आते हैं, इतना बातचीत, बच्चे सब से पूरा इतना घुल मिल गए सब कुछ। धीरे धीरे छोटा बेटा के लेके अभिनव भारती में इनका एडमिशन कराए। तो पहले जाते थे वो, तो चले जाते थे ऑफिस, तो उसको लाने के समय में जो है बोलते थे जी तुम मत जाओ, हम ले आते हैं। फिर धीरे धीरे जो है हमको भी साथ में ले जाने लगे, चलो तुमको दिखा देते हैं। अगर कोई आ जाते हैं हमसे मिलने के लिए तो मुन्ना को देर हो जाती है, तो तुम देख लोगी तो तुम जाओगी उसको लाने के लिए। हमको भी ले जाने लगे साथ में लाने के लिए छोटे बेटे के, तो उनके साथ जो है जाकर देख लिए, तो हम भी चले जाते थे। अब जैसे समय हुआ, सुशीला जाओ बेटा जाओ, उसको देर हो जाएगा, जाओ उसको लेके आओ, मुन्ना के लेके आओ। एकदम माने इस तरह से बच्चे के साथ खेलना सब कुछ, माने लिखने के बारे में, लिखाई पढ़ाई धीरे धीरे हमको कहानी किताब देते थे पढ़ने के लिए, ये सब देखो तुम आओ मेरे पास पढ़ो, हम लिखा देते हैं। आज दिन भर तुम क्या की हो नहीं की हो इसके बारे में लिखो तो तुमको जानकारी होगी। कैसे कैसे पढ़ाई लिखाई के बारे में छोटे छोटे कहानी सब देते थे पढ़ने के लिए। वो सब माने लिखाते भी थे, देख देख के लिखो, खुद के अपने भी लिखाते थे। इस तरह से जो है सो माने करते करते इनका बेबी हलदार के किताब छपी, तो वो किताब जो है सो माने देखे हम, धीरे धीरे देखते रहे। बोले बाबूजी मेरे पास भी इतनी हमारे बात है, जो हम भी पढ़ी लिखी होते तो हम भी अपने कहानी पूरा मैंने लिख पाती। तो बोले ठीक है तुम्हारा मन में है तो तुम लिखो, हम देखेंगे तुम लिख पाओगी। तो बोले लिख तो पाऊंगी लेकिन अपने से होगा नहीं। तो ठीक है जो जो तुमको होगा वो लिखो, तुम हम सुधारेंगे। तो धीरे धीरे लिखती गई। लिखते लिखते वो जो देखे तो कहते हैं ये तो तुम बढ़िया लिख रही हो, सच सच लिखती हो ना। तो पूरा मेरे बारे में वो जानते भी थे, गांव गए थे, वहाँ गांव जाके हमसे बातचीत करते थे। मेरे ससुराल गए थे 2 बार, वहाँ बातचीत करते रहते थे। यहाँ आके जो है हमको पढ़ने के लिए दिए, धीरे धीरे लिखा के। अब माने देखे तो इतना खुश हो जाते थे, जो तुम तो बहुत अच्छी लिख रही हो, इस तरह से लिखती हो। और सब लोग जो आते थे संजय भारती जी से बात करने लगे, अलका जी को बोलते थे। अलका जी रोज ही आ जाती थी उनसे बात करने के लिए। तो हम लोगों के लिए, बाबूजी के लिए नाश्ता लाती थी या मिठाई लाती थी, तो वो सबके लिए, हम लोगों के सब 4 जन के 5 जन के लिए लेके आती थी। बाबूजी के लेके अपने खुद देती थी, हमको भी कभी कभी बोलती थी भाभी ये लीजिए आपके लिए भी निकाल दिए हैं, आप भी खा लीजिए। इनके बारे में कहते थे वो ऑफिस से आएंगे तो खाएंगे, आप सब लोग अभी खा लीजिए, गर्म है। या मिठाई घर के नाश्ता लाती थी तो अभी गर्म है खा लीजिए। इस तरह से जो है सब लोगों से, बड़े से बड़े लोगों से प्रेम भाव हम लोगों का होता रहा। माने लिखती रही उसको, सबके माने साथ जो है
होता गया। निर्मला जी आई तो निर्मला जी से परिचय हुई। अब इस तरह से निर्मला जी से परिचय हुई जो माने उनको देख के लग रहा था जो कि माने ये माँ नहीं है मेरी, एकदम माने किस तरह से प्रेम भाव उनके साथ माने रहना उठना बैठना। कहीं 5 दिन 7 दिन रहती थी तो रोज के रोज उनके साथ बाहर जाते थे हम लोग घूमने के लिए। निर्मला जी के साथ बाबू जी के साथ सबके साथ ले जाते थे बाहर घुमाने के लिए। धीरे धीरे कहीं फिल्म जाते थे नंदन, तो हमको बोलते थे चलो तुम तो फिल्म नहीं देखी होगी कभी, तुमको हॉल में ले जाते हैं फिल्म दिखाने के लिए, समझ पाओगी, चलो कुछ कुछ तो समझोगी ना। तो जाती थी तो वहाँ उनके साथ जो है माने ले जाते थे, कभी बाहर निकाल के, कभी कहीं ले जाते थे, कहीं जाते थे घूमने के लिए तो कहते थे चलो सुशीला तुम मेरे साथ घूमना। भाषा परिषद जाने लगे, वहाँ जो है प्रोग्राम होता था तो हमको कहते थे सुशीला तैयार हो जाना, तुम मेरे साथ चलना है, वहाँ पर बहुत सारा लोग आएंगे, तुमको वहाँ सब लोगों से मिलवाएंगे, भेंट मुलाकात होगी, तुमको परिचय होगी। माने इस तरह से माने करते रहे धीरे धीरे। माने उनके बारे में क्या बताऊं, माने मित्रों, हम लोग जिस तरह से इस एकाग्र में क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं और लगातार एक के बाद एक अशोक सिकरिया जी के व्यक्तित्व की गहराई को समझ रहे हैं, हम पा रहे हैं कि वे किस तरह स्नेह और संवेदनशीलता के किसी वट वृक्ष की तरह। और आप देख रहे हैं कि सुशीला जी और बालेश्वर जी उन्हें लेकर उन पर बात करते हुए तमाम तरह से स्वयं को संभालने के बावजूद भी भावुक हुए बगैर रह नहीं पा रहे। सुशीला जी, मैं थोड़ा विषय को परिवर्तित करता हूँ। जिस किताब की एक अनपढ़ कहानी की, अगर यह किताब आपके पास है तो इसके पढ़ें। आपकी जो पुस्तक है हाँ। एक कहानी जी, तो उससे पढ़ें, फिर आगे हम पुनः अशोक जी पर लौटेंगे। और आपने अभी सुना ही कि अशोक जी की प्रेरणा से सुशीला जी ने लिखना शुरू किया और उस पूरे परिवेश को जहाँ से आती हैं उसे सुशीला जी ने जीवंत किया। इस किताब से कुछ अंशों का पाठ खोलें सुशीला जी। इस अंश से कुछ किताब पढ़ने के लिए बोल रहे हैं जी। छटका ले गया था ले आप ले, तब तक हम कुछ चित्र दिखाते हैं बालेश्वर जी और उनके सहारे कुछ और बातचीत करते हैं। चित्र जिसमें हम अलग अलग तरह से अशोक सिकरिया जी को देखते हैं। उनका परिवार कितना बड़ा है इसका भी अंदाज होता है। चित्र के बारे में कुछ बतलाएं बालेश्वर जी। एक मेरे पिताजी हैं और ये अशोक जी हैं। जी जी। हाँ। और कहाँ का चित्र है, कुछ विस्तार से बतलाइए। ये हमारे घर का ही है, लौरसीना रोड का। ओके, कब कब का चित्र है यह? ये 93 94 95। जी जी, आपके पिताजी आए थे वहां? जी जी। तो और कुछ उस समय के दौर को याद करें। अमूमन अशोक सिकरिया जी तो दाढ़ी रखते थे, मगर इस चित्र में ये हाँ। तो कुछ और बताएं उनसे जुड़े हुए अनुभव। दाढ़ी रखते थे तो हमने कहा जो हमारे बाबूजी आए हैं
तो आप दोनों एक समान दिख रहे हैं, दोनों मेरे पिताजी हैं। और हमारे बाबूजी रोने लगे, बोले हमसे तो ज्यादा बालेश्वर आप ही को पिताजी मानते हैं, हमको कहता भी है जो पिता का प्रेम अब जाने हैं। बोले ये मेरा छोटा बेटा, बड़ा बेटा रविंद्र है। इसको जब जी क्लब में जाता था तो लेके जाते थे, तो वहीं खेलता था वो। तो इसी बेटे को उन्होंने वार्ड मीटा क्लब में एडमिशन हाँ कराया था। जी इसके जी बारे में जी। इसके बारे में कुछ जब ये हुआ तो लगा जो रविंद्र को क्रिकेटर बनाना है, वो तो सोचते थे जो रविंद्र बड़ा क्रिकेटर बनेगा, उनका सपना ये था। लेकिन इसीलिए तो उनको सोर्स लगाने के लिए जो उनको ठीक से देखभाल करे, तो हमको बोले जो अरुण लाल से तुमको परिचय हमारा तो नहीं है, आपका नहीं है तो मेरा कहाँ से होगा, लेकिन मैं अरुण लाल से आपको मिलवा दूंगा। बोला कैसे? तो हमारा एक मिस्त्री है जो अरुण लाल के घर में टीवी उवी ठीक करते हैं, पप्पू सिंह नाम है। तो पप्पू सिंह को मैंने कहा जो अशोक जी और मेरा बेटा उनसे मिलना चाहता। बोला हाँ हाँ ठीक है बालेश्वर जी करवा देंगे। तो एक दिन गाड़ी में ले गए उनसे अपने अरुण लाल के घर। तो अरुण लाल के बीवी पत्नी से भी अरुण लाल से मिलवाए। ये लोग 1-1.5 घंटे वहीं नाश्ता उस्ता करके आया, 1-1.5 घंटे बातचीत करके आया। अरुण लाल को ये कह के आया ये आपका बच्चा है, उसको देखिएगा। तो अरुण लाल रविंद्र को कहता है जो रविंद्र ऐसा है, तुम पप्पू सिंह का नाम लेना, हम तो बाहर बाहर रहते हैं, हमको फुर्सत नहीं होता, जब कलकत्ता आएंगे क्लब में आगे तो तुम पप्पू सिंह का नाम लेके तुम अपने को बताना, तो मुझे याद आ जाएगी, देखेंगे। तो इस तरह से सोर्स भिराए हुए थे और उनको सपना था जो रविंद्र बड़ा क्रिकेटर बनेगा, क्योंकि वो कहते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, बॉलिंग अच्छा करता है, बैटिंग अच्छा करता है। ये मेरा छोटा वाला बेटा है जो अभी आया था, वो ठीक ठाक करके गया है। उस समय वो आया ही था गांव से करीब तो समय का है। यह चित्र कहाँ का है बालेश्वर जी? ये भी घर का ही है, हमारे लौसिन्ना रोड का ही है। ये जो पीछे में जो है लकड़ी का वार्डरोब है, उसी में वो किताब रखते थे भर के। कपड़े उपड़े की जगह वो किताब ही भरे रहते थे एकदम ये करके। तो कभी कभी बीच बीच में उसकी सफाई हम करते रहते थे। तो इस सफाई के दरमियान इसके पीछे भी एक कहानी है। जब सफाई कर रहे थे ये वार्डरोब का, तो उसमें एक कहानी मुझे मिली मूरी तुरी अवस्था में, राइजिंग टू द ओकेजन। तो मैंने ये कहानी लेकर के राठी जी को पत्र लिखा। जो राठी जी ये कहानी मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये कहानी तो बन गई है, अच्छी है, अशोक जी इसको क्यों नहीं भेज रहे हैं, भूल भी गए हैं वो। तो मैंने पत्र लिखा राठी जी को, जो राठी जी ये कहानी मैंने पढ़ी है, मुझे लगा जो बन गई है, आप देख लें, ये आपके मित्र हैं, हमको नहीं पता, लेकिन आप जो जहाँ उचित समझे आप कीजिए। तो राठी जी ने इस कहानी को भारतीय समकालीन साहित्य में उनके बिना बोले हुए छपा दिए। जब उनको पता चला ये कहानी कहाँ से मिली है, जब मुझे लगा जो बालेश्वर भेज दिया है, जब राठी जी ने शायद बता दिया जो बालेश्वर जी भेजे हैं, तो हम पर बहुत नाराज हुए। बोला आप हमारे घर से निकल जाइए। हम बोला आप बहुत घर वाला बनते, ठीक है मैं जा रहा हूँ। बाद में रात में फिर मुझे नहीं शुक्रगुजार होना चाहिए आपने मेरी, लेकिन बेटे ऐसा है। फिर मुझे समझाने लगे जो मैं इस सब के प्रति पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे इच्छा नहीं है, मुझे इच्छा मर गया। मतलब ये तो गलत बात है। इच्छा जब आप लिख दिए तो आपकी कहानी वो कहाँ रही, ये तो उसको पाठक पर छोड़ दीजिए। पाठक को इस कहानी से बहुत कुछ मिलती है, तो पाठक निर्णय करेगा ना। हमने राठी आप तो कहीं किसी और जगह नहीं दे दी, आप प्रिय मित्र राठी जी राठी उनको मैंने भेज दिया है और वो को दिए हैं। आप इनको चीज समझे, आप मित्र को वैसे कीजिए। तो हम तो अपना दायित्व तो आपके मित्र को दे दिया, आप मित्र आपका छाप दिया तो हम क्या करें, हम अपनी बहाना बना के मित्र अगर उनको लगा जो सही है तो छपा है, जो कि लेखकी जो जी मित्रों, अभी कुछ आवाज कट गई है। आवाज आ रही है बालेश्वर जी? बालेश्वर जी की आवाज अभी नहीं आ रही है। ये जो हम चित्र देख रहे हैं, हाँ या हाँ जी बोलें, इस चित्र के बारे में बतलाएं, बीच में आपकी आवाज चली गई। जी बताएं। हाँ
इस हाँ, चित्र के बारे में बताइए। मेरे दोनों बेटे हैं और सुशीला ये है अशोक जी, ये भी घर में है, ये लॉर्ड सिन्हा रोड का ही है। जी मित्रों, हम कोशिश कर रहे हैं कि बालेश्वर जी को और सुशीला जी को पुनः जोड़ सकें, और ये कुछ चित्र थे, चित्रों का अपना एक खास महत्व है और उससे हम उस काल में पहुंचते हैं, उस परिवेश में पहुंचते हैं और अशोक सेक्सरिया जी को इन चित्रों के बीच उपस्थित देखकर एक सुखद अनुभूति होती है। क्रिकेट पर और दूसरे खेलों पर लिखने वाले अशोक सेक्सरिया बालेश्वर जी के बेटे रविंद्र जी के साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। हमने वह चित्र भी देखे और भी कई दूसरे प्यारे चित्र देखे। बालेश्वर जी कुछ और बातचीत करें, लेकिन उसके पूर्व सुशीला जी वह पुस्तक लेकर आ गई हैं, तो क्यों नहीं हम सुशीला जी की उस पुस्तक से कुछ अंशों को सुन लेते हैं, इसके बाद बालेश्वर जी के पास पुनः लौटते हैं। सुशीला जी कुछ अंशों का पाठ कर किताब से। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, शायद कुछ दिक्कत हो गई है मित्रों। बालेश्वर जी आवाज पहुंच रही है? आप एक बार पुनः हाँ बालेश्वर जी, एक बार पुनः जोड़ने की कोशिश कीजिए। और मित्रों, लेखकी इस कहानी संग्रह से आप परिचित हैं। यह एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है जो वाग्देवी प्रकाशन की ओर से वर्ष 2000 में प्रकाशित हुआ और हम लोग जो है इस एकाध इन कहानियों पर भी चर्चा करेंगे। बालेश्वर जी आ जाइए, लिंक हो गया है। सुशीला जी आवाज आ रही है क्या? हाँ ठीक, आवाज नहीं है तो हम हाँ आवाज कट के आ रही। जी जी अब ठीक है। सुशीला जी आप अपनी पुस्तक से कुछ अंशों को पढ़िए। सुशीला जी। हाँ जी पढ़िए। इधर से ठीक आ रही है, पढ़ो। हाँ सर, शुरू करती हूँ। हाँ प्लीज। मैं 9 साल की थी तभी मेरी शादी करने के लिए मेरे पिताजी बहुत उतावले थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं किसी लड़के को पसंद नहीं आऊंगी। दूसरे, उनका यह मानना था कि लड़की की शादी मासिक धर्म शुरू होने से पहले हो जानी चाहिए। तीसरे, वह कन्यादान करके अपने कर्तव्य से मुक्ति पा लेना चाहते थे। मेरे पिताजी कलकत्ता में एक डॉक्टर के घर ड्राइवरी करते थे। मैं अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। मेरे से एक बड़ा भाई था। मेरे जन्म के बाद मेरे और 2 भाई हुए। मेरा रंग काला था। गांव और शहर दोनों जगहों पर सुंदरता केवल रंग से नापी जाती है। मेरे माता पिता को मेरे जन्मते ही यह चिंता लग गई कि मेरा विवाह कैसे होगा, लेकिन यह चिंता
नहीं हुई कि लड़की काली है तो पढ़ लिख लेगी तो इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। जबकि पिताजी तो पढ़े लिखे थे, मैं भले ही निरक्षर थी। मेरे बड़े भाई भी पढ़ने में कमजोर थे, छोटा भाई तो छोटा ही था। पिताजी को तो पढ़ाई की चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन वे पढ़ाई की चिंता छोड़कर शादी की चिंता करने लगे। इसलिए पिताजी कलकत्ता जाते समय दादाजी से यह कहकर चले गए कि शादी आपको कहीं पर अच्छा घर पर नजर आए तो खबर कीजिएगा, क्योंकि 1-2 वर्ष के भीतर सुशीला की शादी कर देनी है। देर होने पर झमेला और बढ़ जाएगा। पी के जाने के दादाजी को खबर मिली कि मुगलाहा में एक लड़का है। दादाजी चले गए लड़का देखने। वह लड़का उन्हें पसंद आ गया। दादाजी ने लड़के वालों को कहा कि आप लोग आकर लड़की देख लीजिए। लड़के वालों ने मुझे आकर देखा और कहा कि लड़की उन्हें पसंद है। तब मैं अपने मन में मैं काली हूँ, इसका अपमान और कष्ट जब मुझे शादी के पहले ही सहना पड़ता है, तो शादी होने के बाद मुझे कितना सहना पड़ेगा। लेकिन शादी तय एक ही जगह देखने से हो गई। मुझे जगह जगह नहीं दिखाना पड़ा। मेरे दिमाग में यह सब बातें जरूर थी, पर मैं कुछ भी ठीक ढंग से सोच विचार नहीं कर पाती थी। कितने ही लड़के वालों कहते हैं उन्हें लड़की पसंद है, शादी नहीं करेंगे, लेकिन मेरे भाग्य ने साथ दे दिया तो एक ही जगह देखने से शादी तय हो गई। मैं निरक्षर यह लड़के वाले से कुछ भी नहीं पूछा। मित्रों, आवाज पुनः उनकी कट रही है। समस्या कमजोर है। सुशीला जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? सुशीला जी, आवाज आ रही है क्या? मैं एक बार पुनः उन्हें जोड़ने की कोशिश करता हूं और इस बीच हम लोग अशोक सिकसरिया हाँ, सुशीला जी पढ़े, थोड़ा और पढ़ लें जी। कनेक्शन कमजोर है। बालेश्वर जी एक बार बेटे को बुला के देख लें। हाँ सर, ठीक कर जी। एक बार आप अपने बेटे को बुला जी। मित्रों, हम लोग अशोक सिकसरिया जी को याद कर रहे हैं और इस क्रम में उनके विभिन्न पक्षों पर चर्चा हो रही है। एक बार हम कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्शन पुनः ठीक हो जाए बालेश्वर जी के यहाँ। तब तक मैं एक हिस्सा पढ़ रहा हूं इस संग्रह से, लेखकी कहानी संग्रह से, जिसमें
अशोक सेक्सरिया जी की कहानियां संकलित हैं। इसमें एक छोटा सा हिस्सा मैं पढ़ता हूं जो प्रयाग शुक्ल जी का लिखा हुआ है। लेखकी जो इस संग्रह का नाम है, इसके प्रकाशन पर प्रयाग शुक्ल जी लिखते हैं, इन कहानियों ने अगर साहित्य जगत और पाठक जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा था तो निश्चय ही एक बड़ा कारण तो इन कहानियों का टटकापन ही था। इनमें से कई तो लगभग अछूते विषयों पर है, जैसे दुखवा कासे कहूं, और इनकी भाषा में भी एक गहरी आत्मीयता, सजगता, सरलता है। ये कहानियां सच्चे अर्थों में समावेशी कहानियां हैं जो अपनी थीम के इर्द गिर्द और भी बहुत कुछ बुनती पिरोती जाती हैं, जिसे किसी अन्य शब्दों के अभाव में जीने का ताना बाना कह सकते हैं। इनमें एक गहरी प्रश्नाकुलता भी है, जीवन जगत के बारे में, संबंधों के बारे में, तमाम उन छोटी बड़ी चीजों के बारे में जो प्रायः अलक्षित रहती हैं। कहानी को घटनाएं ही नहीं, तमाम छोटे मोटे ब्यौरे भी किस तरह साध सकते हैं, इसका भी अचूक उदाहरण ये कहानियां है। लेखकी हो या देश परदेश, पाठक उन तमाम छोटी बड़ी, बुझी अनबुझी चिंगारियों को सहज ही पहचान लेंगे जो इन ब्यौरों के नीचे सुलगती रहती या फिर राख हो जाती है, पर समाप्त नहीं हो जाती। कहानी अगर एक कला है, जो कि वह निश्चय ही है, तो इन कहानियों में पाठकों को कहानी कहने की विलक्षण और नई तरकीबों के साक्ष्य भी मिलेंगे। वर्षों तक कहानियां न लिखने के बाद 1994 में अशोक सेक्सरिया की एक कहानी समकालीन भारतीय साहित्य में राइजिंग टू द ऑकेजन राइजिंग टू द अंकेजन नाम से प्रकाशित हुई थी। यह स्वयं उनके भीतर कहानी के जारी रहने का प्रमाण है। वे लिखें और उसे छपाएं भी तो उनके तमाम प्रेमियों और पाठकों को निसंदेह बहुत खुशी होगी। हाँ, हम किसी लेखक को किसी चीज के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते। तो यह एक भूमिका का एक अंश हमने पढ़ा जो लेखकी संग्रह से में संकलित है। लेखकी संग्रह अशोक सेक्सरिया जी के कहानी संग्रह की भूमिका प्रयाग शुक्ल जी लिखते हैं और उसमें कई और बातचीत वे करते हैं, कई महत्वपूर्ण तत्वों की ओर इशारा करते हैं। वक्त मिलने पर इसमें से कुछ और अंशों को भी यहाँ पर रखेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि बालेश्वर जी और सुशीला जी हमसे जुड़ गई हैं। मेरी आवाज आ रही है सुशीला जी? जी जी हाँ, अभी आ रही है। तो एक अंश और पढ़ लें, उसके बाद फिर बालेश्वर से कुछ और बातचीत करेंगे। जी, और जितना पढ़ी वो आप सुने हैं ना? हाँ बिल्कुल, वो आई। जी जी, आई है, आई। कहाँ से पढ़ी? तो आप इसमें और पढ़िए, फिर बालेश्वर जी के पास लौट कर बात को समाप्त करेंगे। जी, हाँ, जगह जगह नहीं दिखना पड़ा। मेरे दिमाग में यह सब बातें रहती जरूर थी, पर मैं कुछ भी ठीक ढंग से सोच विचार नहीं कर पाती थी। कितने ही लड़के वालों कहते हैं उन्हें लड़की पसंद नहीं है, शादी नहीं करेंगे, लेकिन मेरे भाग्य में साथ दे दिया तो एक ही
जगह देखने से शादी तय हो गई। मैं निरक्षर हूँ, यह साक्षर लड़के वालों ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। मेरे ससुराल वालों को यह सोचना चाहिए था कि उनका लड़का उनकी पसंद को मान लेगा या नहीं। मेरे पति शादी के दिन ही कहने लगे कि उनका जीवन खत्म करके ही उनके घर वालों ने यह शादी की है। मेरे दादाजी ने पिताजी को कलकत्ता चिट्ठी दी कि उन्होंने मेरी शादी ठीक कर दी है, सो तुम घर आ जाओ और लड़का देख आओ। पिताजी कलकत्ता से घर आ गए। पिताजी ने दादाजी को कहा, मैंने तो आपको कहा था कि 1-2 वर्ष के भीतर शादी करूंगा। इस साल तो मैं सोच भी नहीं रहा था कि अभी सुशीला का विवाह करूंगा। शादी में खर्च ज्यादा होगा और मेरे हाथ इतना पैसा भी नहीं है। मैं कितना कर्ज उठाऊंगा। यह बात सुनकर दादाजी ने पिताजी को कहा कि तुम पैसे की चिंता मत करो, पहले मुगलहा जाकर लड़के का छेका कर दो और शादी का दिन तय कर लो। यह लड़का अच्छा है और हमारी लड़की का भाग्य तेज है, इसलिए खर्च का गम नहीं करना चाहिए। यह सब भगवान की कृपा है। इस पर पिताजी ने दादाजी को जवाब दिया कि अगर आपका यही विचार है तो ठीक है। पिताजी मुगलहा गए तो लड़का देखकर खुश हो गए। वैसे घर कोई धनी नहीं था, लेकिन लोगों का व्यवहार ठीक ठाक था। पिताजी का खूब स्वागत सत्कार हुआ। खाना पीना होने के बाद पिताजी ने लड़के वालों को कहा कि आप लोगों की क्या क्या मांग है, बताइए। तो उन लोगों ने साइकिल, घड़ी, रेडियो तथा बर्तन भाड़े और भैंस की मांग की। आज से 20-25 साल पहले हमारी माँ के जाति में रुपया नहीं मांगा जाता था, सामान ही मांगा जाता था। ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार जातियों में ही नगद दहेज दिया जाता था, इसलिए मेरे विवाह में सामान की ही मांग हुई। अब तो हमारी भी जाति में दहेज में लोग लाखों रुपये लेने देने लगे हैं। मेरे विवाह में तो 30-35 हजार रुपये ही खर्च हुए थे और वह बहुत महंगी शादी मानी जा रही थी। सब सामान देना मंजूर करके पिताजी ने लड़के वालों से पूछा कि आप लोग कब आएंगे, मुझे डेट दे दीजिए। उन लोगों ने कहा कि वे लोग बुधवार के दिन 7 आदमी आएंगे। पिताजी वहां से अपने गांव वापस आ गए। उन्होंने दादाजी को सारी बात बताई और कहा कि वे लोग 7 आदमी आएंगे। दादाजी ने पिताजी को कहा कि सभी लोगों का स्वागत अच्छी तरह
से होना चाहिए। मेरे दादाजी ससुर के वैष्णव होने के कारण मांस मछली की व्यवस्था नहीं की गई और दूध दही की व्यवस्था की गई। 200 रुपये का दूध खरीदा गया, लेकिन पड़ोसी ने उसमें जहर डाल दिया। मेरा बड़ा भाई बहुत नटखट था। उसने कहा कि मुझे दूध की मलाई खाने को दो, क्यों। ज्यों ही माँ ने उसको मक्खन निकालकर दिया कि वह मुंह में लेते ही उसको तीता लगा। उसने तुरंत कहा कि दूध में जहर है। यह सुनकर माँ आश्चर्य में पड़ गई और उसने तुरंत पिताजी को बुलाया कि सुनिए, ये कृष्ण कुमार कह रहा है कि दूध पीता लगता है। जब पिताजी ने मक्खन चखा तो उन्हें वह सचमुच तीता लगा। दूध पर जादू टोना करवाया गया, लेकिन वह दूध लड़के वालों को नहीं दिया गया कि कहीं किसी को कुछ हो गया तो बदनामी हो जाएगी। दोबारा इंतजाम किया गया, लेकिन पड़ोसी को तो इस बात की जलन थी कि इतनी आसानी से लड़की की शादी ठीक हो गई है, इसलिए किसी तरह बदनामी करवा दे कि लड़के वालों रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दे। लेकिन लड़के वालों को पता चल गया कि दुश्मनी से पड़ोसी ने लड़की वालों का इतना नुकसान कर दिया है। लड़के वालों का अच्छी तरह स्वागत सत्कार हुआ। पहले चाय नाश्ता दिया गया, उसके बाद उन लोगों ने कहा कि लड़की का छेका करके ही खाना खाएंगे। मेरे दादाजी ने बैठक से आकर मेरी बुआ से कहा कि सुशीला को तैयार करके बैठक में ले आओ। बुआ जी मुझे तैयार करके बैठक में ले गई। बैठक में एक कुर्सी पर मुझे बैठने को कहा गया। मेरे पति के दादाजी मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारा क्या नाम है। मुझसे पूछते गए और मैं जवाब देती गई। उसके बाद मेरे हाथ में कुछ रुपये देकर कहा जाओ। मैं जाने लगी तो मेरे दादाजी ने कहा कि सब लोगों को प्रणाम कर लो। मैंने सभी लोगों को प्रणाम किया और वहां से आ गई। इसके बाद खाना पीना हुआ। खाने पीने के बाद जब लड़के वाले जाने लगे तो पिताजी ने 7 आदमियों को 7 जोड़ा धोती दी। उसके बाद विवाह का दिन मुहूर्त तय करके लड़के वालों चले गए। इस बीच पिताजी सोचने लगे कि कैसे क्या करेंगे, इतना पैसा कहाँ मिलेगा। इस पर दादाजी ने पिताजी को कहा कि तुम चिंता मत करो, सब जुगाड़ हो जाएगा। इधर पिताजी के एक मित्र ने आकर कहा चिंता की कोई बात नहीं, तुमको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा।
तुम हिम्मत मत हारो। इस तरह से पिताजी की हिम्मत बढ़ती गई और वे विवाह का इंतजाम करने लगे। मिठाई बनाने वाला पिताजी का एक दोस्त था। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। मित्रों, हाँ सुनाई दे रही है सर? जी जी। ये देखिए, यह अशोक सिकसरिया जी की प्रेरणा से किस तरह सुशीला राय जी ने अपनी यह किताब लिखी और अपने इस आत्मवृत्त में समाज के उस दौर को रखा और उन संघर्षों को भी रखा, उन ईर्ष्या द्वेष को भी रखा जो जिससे हम दो चार होते हैं, जिससे हम गुजरते हैं। बालेश्वर जी, अगर आपके बेटे इस अवसर पर हैं यहाँ, आपके छोटे बेटे संभवतः आपके साथ हैं, वे कुछ कहना चाहें तो उन्हें भी बुला लें। और अभी हैं या नहीं? हाँ है सर जी, उनको भी बुला लें। इसके पूर्व कुछ और बातें रह गई होंगी जो हम आपकी ओर से सुनना चाहते हैं। इसके बाद कार्यक्रम को समाप्त, एक दो और ऐसी बात जो आपको याद, जी आपको याद हाँ है? बहुत बात याद तो बहुते हैं, बहुत तो ये तो समाप्त नहीं होने वाला है, इतने यादें कैसे। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। बालेश्वर के छोटे बेटे हैं, अपना परिचय दीजिए और आपका नाम भी संभवतः अशोक जी ने ही रखा है, तो उसके बारे में भी बतलाइए सभी लोगों को। जी जी, मेरा नाम अवनिंद्र कुमार राय है जी। मैं बालेश्वर जी का बेटा हूँ, मेरे पिताजी हैं। और मैं दादाजी के साथ 2003 से रह रहा था। दादाजी कह के बुलाता हूँ मैं उनको। और उन्होंने, जैसे मेरे भैया का नाम रविंद्र था, तो मुझसे पूछा गया कि मतलब उन दाई से पूछा गया जब मैं बॉर्न हुआ था तो इसका नाम क्या रखा जाए, तो उन्होंने बोला बड़े भाई का नाम रविंद्र है तो इसका नाम भी अवनिंद्र रख दिया जाए। तो उसी से मेरा नाम अवनिंद्र पड़ा था। और मैं वही दादाजी के साथ 2003 से रहता था, उन्हीं के साथ रहता था। बाहर जाता था, वो कहीं जाते थे बाहर सिगरेट विगरेट लाने जाते थे तो मैं उनके साथ चलता था। फिर जब थोड़ा बड़ा हो गया तो वो मुझे देते थे, जाओ मैं उनके लिए लेते आओ, तो उनके लिए मैं वही सिगरेट विगरेट ला देता था। उनका कभी कभी कुछ लिखते विखते थे तो बाद में जब हमारे घर में कंप्यूटर आ गया तो मैं ही उनका सब कुछ टाइप वाइप करता था। और मतलब मेरे साथ एकदम मतलब अपने ऐसे रहते थे एकदम। दादा जैसे बोलते ना, एक होता ही नहीं था, मतलब हम लोग थे, हम लोग एक ही खून है, ऐसा ऐसा था मेरे साथ। जी, और कोई एकाध ऐसी घटना याद आ रही हो अवनिंद्र आपको? अशोक जी की कोई ऐसी खास आदत, कोई ऐसी उनकी रुचि जो आपको याद आ रही हो? दादा जैसा मतलब घटना तो उन्होंने जैसे मेरा नाम फ्रॉड रख दिया था क्योंकि मैं मतलब छोटा था उस टाइम, तो जैसे मुझे डोसा खाने का बहुत शौक होता था। तो वो उनको मैं बोलता था कि सिगरेट, जब उनको सिगरेट लाने भेजते थे तो बोलते थे थोड़ा मुझे भी दे दीजिए, मैं भी डोसा खा लूंगा, उधर ही मिलता है। तो वो बहुत हंसते थे, बोलते थे ये लो आते तुम्हारा नाम फ्रॉड। और उनका उनका टेलीफोन था तो उस टाइम बीएसएनएल का होता था, वो स्क्रैच कार्ड वाला होता था, बार बार फोन करवाना होता था उसमें। तो वो कार्ड लेने भी भेजते थे शुरू शुरू में, फिर बाद में तो वो काचरापारा से संजय अंकल लेके आते थे उनके लिए। तो उस टाइम भी मैं जाता था वहीं पे, तो कुछ ना कुछ अपने लिए ले लेता था। और ये सब मतलब मेरे साथ बहुत हंसते थे, खेलते थे। और उनके पास फिर टाइपिंग में भी मुझे बोलते थे कि तुम मेरा कर दोगे तुमको मैं पैसा दूंगा। तो उसी में मुझे, तो मैं कभी कभी तो, मतलब उतने मुझे वो नहीं थी, तो मैं खुशी होता था मुझे पैसा मिलता था। तो उसमें मैं थोड़ा हिसाब करने बैठ जाता था, तो मम्मी को बोलते थे कि देखो बेटा कितना हिसाबी है, ऐसा ऐसा। लेकिन मुझे हमेशा वो हमेशा मतलब हिसाब से देते थे, देता था, मुझे बहुत मानते थे। जी,
जी शुक्रिया, शुक्रिया अरविंद, आपने अपनी बात रखी और अच्छा लगा कि अलग अलग पीढ़ी के लोगों के साथ उनका कैसा संबंध रहा। हाँ, मेरे साथ एकदम बच्चे ऐसे रहते थे, मतलब वो आप लोग बोलते हैं ना साहित्यकार ये वो जो आप लोग का होता है, मुझे मतलब मेरे साथ वैसा कुछ नहीं, मुझे एकदम जैसे घर के हो एकदम मेरे साथ। और मुझे लिखने के लिए भी शुरू से मतलब उनको देख के मन हुआ था, तो मैं एक चकमक नाम का आता था, उसमें भी छोटा एक दो कविता मैंने लिखा था, तो बहुत खुश हुए थे उस टाइम। लेकिन मेरे साथ एकदम ऐसे लगते थे मेरे दोस्त हैं, एकदम जिगरी यार है, वैसे मेरे साथ रहते थे, हंसी मजाक लाने के भेज देते थे दायरे से। वाह, बहुत ही अच्छी बातचीत रही बालेश्वर जी के पूरे परिवार के साथ। और जाते जाते बालेश्वर जी को और ऐसी बात याद आ रही हो तो कहें, और हाँ फिर हम लोग हाँ कार्यक्रम समाप्त। हाँ, मैंने अशोक जी के जो एक महत्वपूर्ण बात ये थी, मैंने जब नीतीश कुमार रेल मिनिस्टर थे तो जी हमारे लॉर्ड सिन्हा, 16 नंबर लॉर्ड सिन्हा रोड में आते एक बार आए थे वो, तो उस समय वो रेल मिनिस्टर थे। तो आए तो नीतीश कुमार के साथ जो लौ लश्कर आते हैं, काफी सिक्योरिटी था। तो नीतीश कुमार को कहते हैं जो नीतीश बहुत अच्छा किया आपने जो हमारे साथ हमारे यहाँ आए, बड़ा तो क्यों नहीं आए, बोले जब आए ना तो आज हमारे घर वाले हमारा प्रभाव देखेगा, नहीं तो हम तो हमको तो ठिकरा समझते हैं ये लोग, हमारे घर के लोग, लेकिन आज लगेगा जो मैं कोई हूँ, हमारा भी ओहदा बड़ा है, तो तुम लोग आप आए हैं तो इसीलिए आपके ओहदे से मेरे ओहदा को जो है मापा जाएगा। तो इस तरह से उनके एक होता था। जैसे एक है महेंद्र पुनिया, वो आईपीएस थे, तो उनके जब वो आते थे उनके साथ भी ऐसे ही लोग आते थे, तो उनको भी वो यही बात कहते थे जो आते रहिए, तो महीने में एक दो बार आ जाते थे, तो अपने लव लश्कर के साथ आता था, तो बोलते थे हमारे घर के लोग ये करेंगे। फिर एक होते थे विभूति नारायण राय, जो डीआईजी थे हरियाणा वगैरह में, आईपीएस थे, तो वो आते थे, उनको भी वही बातें था हा हा करके खूब हंसी मजाक होती रहती थी। बोले हमारे घर वालों को ऐसे ही लोग पसंद है जिनके काफी सिक्योरिटी उल्टे इस तरह से हो, तो बीच बीच में आप लोग आते रहोगे तो हमारे घर वालों को हमारे प्रति जो एक वो लगेगा। तो इस तरह की बातें होती रहती थी, तो मुझे हंसी आती थी। और आज का जो समाज है उसमें तो ऐसे लोगों को ही ये किया जाता है। खैर, हमारे लक्ष्मी नारायण में कोई भी ऐसे बड़े लोग, अशोक वाजपेयी के ये कृष्णा सोबती, कुमार नारायण, प्रयाग शोक, गिरधर राठी, चंद्रप्रभा, पृथ्वीपाल सिंह, प्रबोध जी, निर्मला जी, रमेश चंद्र शाह, ज्योत्सना जी, बाहर के प्रेम कुमार सिंह, इस तरह के जितने लोग हैं सब आते जाते रहते थे, और सभी से मेरा भी परिचय था और वो कराते भी थे। तो आज मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े, कभी पुष्पेश पंत को मैं जब सुनता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, तो प्रवेश एक बार पुष्पेश पंत मेरे बेटे तो थोड़ा सा ये हुआ था, तो हम दुखी थे जो ऐसे, तो पुष्पेश पंत ने कहा हमारी पत्नी को, जो सुशीला जी आप निश्चिंत रहिए, अशोक भाई को मैंने कमिटमेंट किया है, आपका बेटा हमको झेलेगा, हम इसको झेलेंगे और हमारे साथ वो रहेगा, लेकिन वो गया नहीं। तो इस तरह के मैंने जो अशोक जी के कारण जो मेरा रसूख इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हो गया था, तो मुझे आज सोच करके बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो, और अच्छे लोगों के साथ हुआ था, ये नहीं सिर्फ ऐसे लोग ही, माने अच्छे ज्ञानवान गुणी। अशोक जी जैसे, अशोक जी के मित्र कौन हो सकते हैं, जो अशोक जी के कुछ ना कुछ उनके गुण मूल्य होगा तभी होगा अशोक जी के मित्र। तो और यहाँ के जो जैसे अलका जी, संजय भारती या विद्या बाबू, इन लोगों को तो घर का रिश्ता की तरह था। हम लोग अलका जी को आज भले ही उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हो, लेकिन हम लोग इस हैसियत से उनको देखते नहीं, दीदी दीदी कह के ही ये करते हैं। और उनका तो हम अलका जी मुझे एक किताब भेंट किए थे, उसमें लिखा भी था, जो हम लोग एक छत्र छाया के नीचे में प्रिय बालेश्वर जी को, इस तरह का एक किताब मुझे दिया था, तो मुझे लाइन पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा। जो
हरदम पूछते रहते, आज अशोक जी नहीं है, अलका जी फोन करके जरूर पूछते हैं जो ठीक ठाक हो कि नहीं, मेरे दोनों बेटे के बारे में मालूम हो जाए, अशोक जी नहीं कोई दायित्व दे के गया हो जा पूछिए। तो एज ए गार्जियन कुछ होता है तो हम भी अलका जी से बात करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो बातचीत करते हैं ताकि एक कुछ हो। कभी प्रिया जी से बात कर लेते हैं। पृथ्वीपाल जी अब तो नहीं रहे, जब बात करते थे बेचारे एकदम आज 70-75 साल के बच्चों की तरह रोना शुरू करते हैं। प्रबोध जी ऐसे ही रोना शुरू करते थे। एक रत्नेश जी हैं वहाँ असम में हैं, उनसे बात, अब बोलते हैं कलकत्ता मेरे लिए, अशोक जी के बिना कलकत्ता मेरे लिए कुछ भी नहीं। उनको मैंने कई बार कहा ऐसी बात नहीं है, आप आइए, लेकिन अशोक जी की जगह तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन कम से कम भुलाया तो जा सकता है जो हम आपस में मिल करके एक शेयर कर सकते हैं, लेकिन बेचारे अभी तक तो नहीं आए हैं। तो ऐसे कई लोगों का, एक चंचल मुखर्जी थे, हरदम कलकत्ता आते रहते थे, जो इस तरह से एक पारिवारिक जो सौहार्द था आज बना हुआ है। जो इनसे संबंधित जुड़े हुए थे उनसे जिनसे मेरा भी परिचय है। हाल चाल बीच में मुझे कभी मन किया तो फोन किया, कभी उनका मन किया तो फोन करके एक कड़ी में जुड़े हैं। जैसे अशोक जी कड़ी बना के जो माला में जो फूल होते हैं उस तरह से गूंथ के रखे थे, वो माला आज भी बना हुआ है। मुझे तो लगता है हमारे घर में फोटो है उनका। जिस तरह मैं महादेव, शंकर, बजरंगबली को प्रणाम करके जाता हूँ, मेरे पूरे परिवार अशोक जी को प्रणाम करके घर से निकलते हैं। जो मुझे लगता है, मेरी पत्नी को तो लगता है जो कभी वो दो राहे पर खड़ी है तो वही सुलझाते हैं, सोल्यूशन निकाल देते हैं। तो इस तरह मुझे भी लगता है जो इनके बिना मुझे इतने कम पैसे मिलते रहे तो मेरा परिवार कैसे चलता है। तो कहीं ना कहीं इनका आशीर्वाद मेरे सिर पर 24 घंटा मैं ऐसा महसूस करता हूँ जो रहता है, और उन्हीं के कृपा से सब कुछ हो जाता है। नहीं तो इतने कम पैसे वाले का सभी रहते ही हैं, आराम से रहते हैं, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। तो ये सब उन्हीं का कृपा है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। जी जी, शुक्रिया बालेश्वर जी, कई सारी चीजें आपके माध्यम से हम जान पाए। एक चीज क्योंकि यह माह उनकी पुण्यतिथि का है, उस अवसर पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। हालांकि वे अपने कार्यों के बीच, अपने शब्दों के बीच, इन सभी के माध्यम से, अपनी एक बड़ी दुनिया के माध्यम के साथ ही हैं, मगर उनका पार्थिव शरीर इसी माह नवंबर 2014 में वे गुजरे। 29 नवंबर 2014 को उनका देहांत कोलकाता शहर में हुआ। तो उस घटना के बारे में कुछ बतलाएं, उसके बाद फिर हम लोग इस बात को यहीं पर समाप्त कर लेंगे, क्योंकि आप साक्षी रहे हैं उस अंतिम समय के भी। तो जी, उनके जब वो चले, जिस दिन गए उनके देखने के लिए अस्पताल से लेके घर तक एक लाइन लगी थी। कचरापाड़ा से भोला प्रसाद, संजय भारती, गंगा प्रसाद, जितने लोग, इवन कि बिहार से भी लोग उनको देखने के लिए, पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाने के लिए, चौरा तला तक जहाँ उनका अंतिम किया हुआ था, वहां जो है 300-350 लोग उपस्थित हुए थे। मुझे आश्चर्य भी हो रहा था जो इतने कम समय में इतने लोग कैसे उपस्थित हो गए, इतने बड़े बड़े लोग। उनके जो सब में जो ऐसे पत्रकार कहिए, कहानीकार कहिए, या व्यापारी कहिए, या प्रोफेसर कहिए, विद्यार्थी कहिए, इतने सारे लोग, चाहे कुछ जो रास्ते पर दुकान लगाते हैं वो कहिए, वो लोग भी कई मोची वगैरह जो होते हैं उनको बहुत मानते थे। नाई कभी भी सैलून में जाके दाढ़ी नहीं ये करवाते थे, जब भी कभी बालू करना होता था तो फूट पर बैठ के ही करवाते थे। उनके बच्चों को पूछते थे, धोबी के बच्चों से पूछते थे तुम्हारा क्या है, सबको मदद करते थे। तो ऐसे पुण्य आत्मा कचरापाड़ा से उनका हरदम जुड़ा रहा। जैसे मेरा जो लेखन का सबसे पहला लेख मेरा कन पत्रिका में भोला जी और संजय जी के कारण छपा था। तो कचरापाड़ा बीच बीच में महीने में 1-2 बार जाते भी रहते थे। जो कोई गंभीर काम करना होता तो संजय भारती के यहाँ रह के वहाँ भोला जी आ जाते थे, सुशील कांति वगैरह थे, तो सब मिल करके ये लोग एक उनकी टीम थी, जिसमें नागेश हुआ करते थे। कचरापाड़ा के बहुत ऐसे लोग जो रेलवे में स्टाफ थे, अशोक जी के
पहुंचते ही एक भीड़ सी जम जाती थी, जो अशोक सक्सेरिया आ रहे, संजय जी का भी देते थे, भोला जी से, गंगा प्रसाद से, उनसे जो आज अमुक दिन अशोक जी आएंगे तो सब उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते थे। तो काम तो जस्ट एक बहाना होता था, तो उनको भी लगता था जो चलो वहां जा करके थोड़ा सा फ्रेश होकर 2 दिन 4 दिन हो आते थे, तब आते थे। तो संजय भारती तो उनसे बहुत ही प्रभावित थे। जैसे प्रयाग जी ने कहा भी अशोकायतन बोल के उन्होंने एक उनके नाम से ऐसा आवास बनाया है, जिसमें कोई भी यहाँ, जैसे अशोक जी के यहाँ जो आते थे लोग ठहरते थे, तो संजय भारती का सपना था जो हमारे यहाँ भी जो हम बना रहे हैं उसमें कोई भी बाहर के लोग आएंगे तो वहाँ ठहर सकते थे। वहाँ यहाँ तक कि खाने पीने के लिए अलग से किचन भी बनवाए हैं, जो वहाँ अगर जिसको कुछ समय रहना हो अपने से मैंने हमारे बिना घर में डिस्टर्ब किए वहाँ रह के अपना बना भी खा सकता है, ऐसी व्यवस्था वहाँ है। तो संजय जी मूल रूप से संजय भी किए हैं, खैर उनका सामर्थ्यता किए, हम लोगों को तो इतना वो नहीं है, लेकिन हमेशा याद जरूर रहती है। हम अपने को तो समझते हैं, हम इनके संतान ही समझते हैं, जो मैं उनका संतान हूँ, जो बहुत कुछ जब वो गिर गए थे, बहुत कुछ नहीं किया तो सबसे बहुत दुखी हम थे, लेकिन क्या कह नहीं सकते हैं। ये दुख का ये मुझे कभी कभी लगता है जो अगर समय पर उनको इलाज कराया गया होता तो बच भी जाते। फिर सोचता है जो नहीं बचाने, अगर पैसे से बचते तो बहुत आदमी बच जाते, ऐसा नहीं है। जिनको जिस दिन जाना होता है उसी दिन जाते हैं, उनका शायद उसी उतना ही तक था, कोई बात नहीं। लेकिन उस रूप से तो मुझे नहीं लगता है जो अशोक जी चले गए, मेरे जीवन से चले गए, मेरे जीवन में नहीं है। मैं उनको आज भी मानता हूँ, वो हैं, आसपास ही हैं, हमारे साथ हैं, अलगता नहीं है, इस तरह का उनका ये है। तो मैं यही कहूँगा भगवान उनके आत्मा को जहाँ भी रहे शांति दे। मैं श्रद्धांजलि करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मित्रों, बालेश्वर जी के इन शब्दों के साथ हम लोग अशोक सक्सेरिया जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और अभी उन पर यह कार्यक्रम आगे कुछ एक दिनों तक जारी है। अभी कुछ देर में 4:30 से सुधा अरोड़ा जी और हमारी एक और उनको बेहद करीब से जानने वाली शख्सियत दोनों बोलेंगी और इसके बाद शाम में अलका सराबजी जी और शर्मिला बोरा जालान जी का भी वक्तव्य होगा। अशोक जी के बारे में हम लोग जितना जाने, जितना पढ़ें, कम ही लगता है और यही कोशिश भी है इस एकाग्र के माध्यम से कि हम एक एक करके उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत हो सकें और उनके लिखे हुए के जितने संकलन आए हैं उसके अतिरिक्त कई चीजें अप्रकाशित हैं, उसे भी क्रमशः संग्रहित करने का काम शुरू हो सकता है। बालेश्वर जी आपको, सुशीला जी को और आपके पुत्र अवनेन्द्र जी को, सभी लोगों को पुनः धन्यवाद और उन तमाम लोगों को इस कार्यक्रम को देखते हैं।